दोस्त मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज बात करेंगे अमेरिका की हार, वियतनाम वॉर। ऐसा वॉर जिसमें दोस्त अमेरिका को हारना पड़ा, हमें वियतनाम की पीठ थपथपानी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्त वियतनाम एक दो से नहीं लगभग 3 महाशक्तियों से लड़ा है और हारा नहीं, उनसे जीता भी है और अपने देश को स्वतंत्र करवाया है। तो दोस्त चलिए ऐसे एक महान कंट्री की बात करते हैं, वो उस इतिहास के पन्नों को उठाते हैं। आज फिर से हम जाते हैं अपने फ्लैशबैक के अंदर और वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक को कवर करते हैं। दोस्त ये टॉपिक ऐसे तो क्लास 10th अगर SST CBSE बोर्ड सोशल साइंस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। वियतनाम वॉर भाई पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। इंडो चाइना है, लाओस कंबोडिया वियतनाम। साथ ही दोस्त हमें ये भी पढ़ना है कि अगर जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो आ जाओ इस चैनल के ऊपर। नए हो तो सब्सक्राइब करके, पुराने हो तो बेल आइकन ऑन कर लेना। सब जगह इस वीडियो को शेयर करना ताकि ये वीडियो सब जगह पहुंचे। अब दोस्त टॉपिक की स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से करना चाहता हूँ ताकि आपको एक एक कंसेप्ट पूरी कहानी की तरह आपके खोपड़े में डालूं और आपको ये लगे कि सब कुछ समझ में आ चुका है। वीडियो के एंड में आप जरूर कमेंट करने पे दोस्त मजबूर हो जाओगे, क्या बड़ा मजा आया। खैर दोस्त टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वियतनाम की स्वतंत्रता और एकीकरण के लिए संघर्ष, दैट मीन्स वियतनाम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड यूनिफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, वियतनाम ने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए साथ ही साथ यूनिफिकेशन के लिए भी संघर्ष किया है। अपनी आज़ादी के लिए वियतनाम के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, एक साउथ वियतनाम, एक नॉर्थ वियतनाम। तो दोनों को एक करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है इसको। तो इतने संघर्ष और 3-3 महाशक्तियों से लड़ाई, बाप रे बाप, वियतनाम ने इतना झेल कैसे लिया, कर कैसे लिया, इसकी बहादुरी की कहानियां आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। खैर दोस्त टॉपिक की स्टार्टिंग को 20वीं सेंचुरी से होती है। 20वीं शताब्दी में लगभग 1945 से लेकर 1975 तक, इन 30 सालों के अंदर वियतनाम को दोस्तों लगभग 3 महाशक्तियों से जो युद्ध लड़ना पड़ा, उसने वियतनामी लोगों की बहादुरी को पूरी दुनिया को दिखा दिया। अमेरिका तक को दोस्त नीचा दिखाने के लिए ये वियतनाम वॉर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अफगानिस्तान के हालात कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर इसकी जिम्मेदारी जाती है। बड़ा ऐसी की तैसी कर रखी है। चलिए दोस्तों, तो 20वीं सेंचुरी के अंदर 1945 से लेकर 1975 तक लगभग 3 दशक में, 30 सालों के बीच में 3 महाशक्तियों को दोस्त वियतनामियों ने हराया। जिनमें सबसे पहले बताऊं मैं आपको तो 1941 में जापान ने वियतनाम पे कब्जा कर लिया और 1944 तक कब्जे बनाए रखा अपना। 1945 में अमेरिका ने ऐसी तैसी कर दी, हारा है नागासाकी, हिरोशिमा, पता है ना आप सभी को, हरा दिया जापान को। जापान हार मान गया, फिर जापान यहाँ से हट गया। जापान तो जैसे यहाँ से हटा उसके बाद आ जाता है अब दोबारा से वापस फ्रांस, क्योंकि इससे पहले 1941 से पहले फ्रांस का ही कब्जा चल रहा था। अभी जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा, अभी तो छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ ताकि मोटा माटी आपको समझ में आ जाए। तो 1941 से 1944 तक जापान के कब्जे में रहा। 1945 में फिर से वापस फ्रांस आ गया और 1954 तक फ्रांस का कब्जा रहा। 54 के बाद अमेरिका आ गया और वियतनामियों पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, गुलाम बना लिया। साउथ वियतनाम पूरा अमेरिका के कब्जे में आ गया था। वहाँ पे कठपुतली सरकार जो कि अमेरिका को फॉलो करती थी, उसके द्वारा बनाई गई थी। तो इस तरीके से अब 54 के बाद जब अमेरिका का कब्जा हुआ, जो कि दोस्त एक युद्ध में चेंज हुआ 1964 में आसपास, और उसके बाद 1975 तक ये युद्ध चला और 1976 में आकर साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम, जो कि अलग अलग टुकड़ों में तो डिवाइड किया गया था, अब उनको एक कर दिया गया 1976 में। और जीत हुई नॉर्थ वियतनाम की, हो ची मिन की। और ये कंट्री वियतनाम, जिसने तीनों महाशक्ति जापान, फ्रांस और अमेरिका, तीनों को एक एक करके गोरिल्ला वॉर में हरा दिया और इस तरीके से एक साम्यवादी कंट्री बना, एक कम्युनिस्ट कंट्री बना। अभी बात करेंगे ये आइडियोलॉजी का लफड़ा क्या है यहाँ पे। इससे पहले दोस्त आपको यहाँ पे ये समझना होगा, छोटी सी टॉपिक, क्योंकि एक चीज़ अगर आपको मैं नहीं समझाऊंगा तो मुझे लगता है कि ये फिल्म थोड़ी हमारी अधूरी रह जाएगी। फिल्म बनने वाली है भाई, घंटों की वीडियो है ये। देखो कोल्ड वॉर चल रहा था इस टाइम 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया मेरे दोस्त। जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो क्या हो गया, दुनिया के अंदर 2 महाशक्ति पैदा हो गई, 2 वर्ल्ड पावर। एक तरफ था भाई आपका कौन, सोवियत यूनियन, और एक तरफ था आपका अमेरिका।
सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी यानी कि सोवियत संघ की आइडियोलॉजी विचारधारा थी साम्यवाद की। साम्यवाद का मतलब क्या हुआ कि सब कुछ स्टेट कंट्रोल में होगी, सब कुछ, यानी कि कितना प्रोडक्शन होना है, कितना प्रोडक्शन नहीं होना है, कौन से कानून बनेंगे, जितने भी इंडस्ट्री है, बैंक है, ये सब के सब सरकार के हाथ में होगी। इसको बोलते हैं साम्यवादी। दैट मीन्स आप समझ सकते हो सोवियत संघ की आइडियोलॉजी। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसको डीपली समझना तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो वह क्या साम्यवादी क्या है। कम्युनिज्म को मैंने अच्छे से डिफाइन कर रखा है, आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो कम्युनिज्म के बारे में आप जान सकते हो डीपली। इस तरफ है भाई अमेरिका, इसकी आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म की, पूंजीवाद की। ये बोलता है कि नहीं, कुछ भी सरकार के हाथ में ना हो, सरकार का काम सिर्फ इतना ही है कि बस वो लोगों की सुरक्षा करे, लोगों की हेल्थ को देखे, लोगों को एजुकेशन दे, बस एक पुलिस स्टेट बना के छोड़ देता है इसने। बाकी क्या प्रोडक्शन करना है, कितना उत्पादन करना है, कितना नहीं करना है, क्या प्राइस होगा, मार्केट, बैंक, इंडस्ट्री, सब के सब प्राइवेट हाथ में होती है, ना कि पब्लिक सेक्टर। दैट मीन्स गवर्नमेंट या स्टेट के हाथ में नहीं। ये है अमेरिका की आइडियोलॉजी और ये है सोवियत संघ की आइडियोलॉजी। तो दोनों ही इस बात पे अड़े हुए थे कि जितनी कंट्री जिसकी आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे वो सुपर पावर होगी। अब इसी चीज को देखते हुए सोवियत संघ ने बोला कि दुनिया भर के कंट्री कम्युनिज्म को, साम्यवादी को फॉलो करेंगे, और लग गया इस आड़ में भाई फैलाने के लिए। इसने बोला अमेरिका ने अच्छा बेटा थे चल रहा है तो हम क्या पीछे बैठेंगे, आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे दुनिया भर के कंट्री। कौन सी? कैपिटलिज्म की। और इस तरीके से सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, सोशलिज्म भी कहते हैं इसको, कम्युनिज्म भी कहते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, सोशलिज्म के अंदर क्या होता है कि लोग काम करते हैं अपनी एबिलिटी के अनुसार और अपने काम के अनुसार ही उनको पैसा मिलता है। लेकिन जब कम्युनिज्म आ जाता है तो उसके अंदर लोग काम तो करते हैं अपनी एबिलिटी के अनुसार, लेकिन उनको पैसा मिलता है नीड के अनुसार कि उनको जरूरत कितनी है। अगर ज़्यादा मिलेगा तो वो इकट्ठा कर लेंगे तो पूंजीपति बन जाएंगे। और साम्यवादी का मतलब भी क्या होता है कि पूंजीपति को खत्म करो, कैपिटलिस्ट को खत्म करो। ये क्या करते हैं, ये अमीर गरीब के भी शोषण करवाते हैं और एक्सप्लोटेशन ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो इनकी ये आइडियोलॉजी थी। अमेरिका भाई चाहता कि पूरी दुनिया में आइडियोलॉजी फैल जाए कैपिटलिज्म वाली। तो दोनों के बीच एक होड़ सी लग गई थी और दोनों किसी भी हद तक जा सकते थे अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए। और इतने हद तक ये गिर गए, अमेरिका चाहे कोई भी समझ लो भाई, ये दुनिया के देशों को अपनी चपेट में लेने के लिए चाहे उस देश के अंदर कितने भी नागरिक क्यों ना मारे जाए, कोई बात नहीं, लेकिन सुपर पावर बने रहे ना हमें। तो दोस्त इस सुपर पावर की आड़ में ना जाने दोस्तों कितने निहत्थे लोगों की हत्याएं की गई, मारे गए, आम लोग मारे गए, आर्मीज मारी गई, पैसे बर्बाद हुए। इस तरह के दोस्त अमेरिका और सोवियत यूनियन इस युद्ध के अंदर आ खड़े हुए। ये युद्ध अब वियतनाम वॉर नहीं हुआ, ये युद्ध अब वियतनाम का वॉर नहीं रहा सिर्फ, अब ये युद्ध दोस्त इंटरनेशनल लेवल पे कोल्ड वॉर के अंदर सोवियत यूनियन और अमेरिका का वॉर बन चुका था। क्यों? क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि वियतनाम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। साउथ दैट मीन्स दक्षिणी वियतनाम, इसका सपोर्टर यानी कि इसके ऊपर अमेरिका का आधिपत्य था, अमेरिका का अधिकार था। साउथ वियतनाम में बाउडी की सरकार यानी जिसकी सरकार थी वो अमेरिका की कठपुतली सरकार थी। साउथ वियतनाम के बाद आता है नॉर्थ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम मेरे राइट हैंड में, इस हाथ में, ये है इस हाथ में मेरे। दैट मीन्स नॉर्थ वियतनाम के ऊपर सोवियत संघ का आधिपत्य। दैट मीन्स कह सकते हो कि सोवियत संघ नॉर्थ वियतनाम के साथ था और अमेरिका साउथ वियतनाम के साथ था। अब भी ऐसा क्यों पता है आपको? अमेरिका इसलिए इस युद्ध में आया क्योंकि उसको ये डर था, क्योंकि वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है। अमेरिका ये चाहता था अगर मैं नहीं गया तो अगर सोवियत संघ आ गया तो वियतनाम के साथ साथ उसके आसपास के सभी कंट्रीज कहीं ना कहीं सोशलिज्म है, साम्यवाद को ना अडोप्ट कर ले, अपना ना ले, इसको इस बात का डर था। इसलिए इस वॉर के अंदर ये आया और देखते ही देखते वियतनाम में इस वॉर के अंदर लगभग कई लाखों डॉलर रुपए खर्च किए, आर्मीज को भेजे। दोस्त स्टार्टिंग में तो 28-29 हज़ार इसने आर्मी भेजे थे, देखिए तो 2 लाख आर्मी इसने भेज दिए, बस किसी तरीके से वियतनाम में अपनी आइडियोलॉजी बनाए रखना है। लेकिन हुआ क्या? हार गया अमेरिका। क्या होता है यार? तो इस तरीके से सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में दोस्त ये वॉर चलता रहा, क्योंकि भारी आर्थिक क्षति के बावजूद, बहुत आर्थिक हानि हुई, इतने सारे सैनिकों को लगाने के बावजूद दोस्त अमेरिका को वियतनाम वॉर के अंदर हारना पड़ा और सरेंडर कर दिया दोस्त अमेरिका ने आगे चलकर है। और इस तरीके से क्या हुआ, वियतनामियों के अंदर जो महिलाओं ने अपना जो बढ़ चढ़ कर जो हिम्मत दिखाई, बढ़ चढ़कर हिम्मत दिखाई, अपनी पुरुषों को वियतनामी लोगों ने बड़ी दिमाग से खेला और अंत में जाके दोस्त वियतनाम ने अमेरिका तक को हराया। और इस तरीके से जब नॉर्थ और साउथ वियतनाम मिल गए आपस में तो उन्होंने
सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी पे चलने की राह पे अपना रास्ता निकाला कि हम तो सोवियत यूनियन नहीं, सोशलिज्म के राह पे चलेंगे, साम्यवादी की राह पे चलेंगे, समाजवादी के राह पे चलेंगे। चलिए दोस्तों, तो इस तरीके से एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे बताया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, पश्चिमी देशों ने इसको छद्म या प्रोक्सी युद्ध माना। प्रोक्सी मतलब यानी कि दो ग्रुप का युद्ध बन गया ये। एक तरफ था सोवियत यूनियन और एक तरफ था अमेरिका, और अमेरिका के जो भी उसके सहयोगी राष्ट्र हैं, जो उसके फ्लोवर्स हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, है ना दोस्त, कनाडा, मैक्सिको, सारे अमेरिका के जो साथी कंट्री हैं, इधर इस तरफ से सोवियत संघ के साथी कंट्री। तो अब ये एक प्रोक्सी युद्ध हो गया, आपस में दोनों ग्रुप्स के बीच का युद्ध हो गया कि किसी भी तरीके से साम्यवादी को रोकना है। अमेरिका ये चाहता, आप सोवियत संघ और सोवियत संघ के ग्रुप्स के कंट्री चाहते कि किसी भी तरीके से कैपिटलिज्म को रोकना है, ये ना फैल जाए। और अमेरिका तो साफ चाहता था भाई कि साउथ ईस्ट जो कंट्री है भाई, वहाँ पे साम्यवादी को रोकना है तो अमेरिका को आना ही पड़ेगा। इसलिए अमेरिका खुद भी पड़ा, क्योंकि भाई इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सब कंट्री हैं भाई, एक एक करके कहीं सब जगह साम्यवादी ना फैल जाए। इसको डर था अमेरिका को, ये पगला गया था, रात को इसको नींद नहीं आ रही थी, किसी तरह कैसे रोकना है। क्यों? क्योंकि जिसकी ज़्यादा आइडियोलॉजी फैलेगी उसका महाशक्ति बनना तय है महाशक्ति बनना। देखो कितना, यानी कि यार एक दुनिया में अपने आप को ऊपर रखने की चाह, सुपर पावर बनाने की चाह दुनिया भर को मार देती है यार। और इसी चाह ने ना जाने दोस्तों कितने लोगों को मरवाया। अब दोस्तों एक तो मैंने आपको थीम बता दिया टॉपिक का, हमारा आज थीम क्या होने वाला है, अब आपको समझ में आ चुका होगा कि वियतनाम वॉर की हम बात करेंगे कि किस तरीके से वियतनाम पे इन महाशक्तियों ने, विदेशी शक्तियों ने कब्जा किया, और इन शक्तियों से आज़ाद होने के लिए वियतनाम लोगों ने किस तरीके से संघर्ष किया, और एंड में जाके ये संघर्ष सफल भी हुआ और ये आज़ाद भी हुए। लेकिन इससे पहले की कहानी हमें पता होना चाहिए। एक एक करके चलिए उस कहानी के फ्लैशबैक पर जाते हैं कि वियतनाम में आखिर ऐसा क्या हुआ, कहाँ से यहाँ पे महाशक्तियाँ आनी स्टार्ट हुई और कब आई। तो वियतनाम के एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम जानते हैं। दोस्त बात करूँगा मैं आपको उस टाइम की, जब टाइम चल रहा था 16वीं सेंचुरी, 16वीं शताब्दी की दोस्तों बात है ये। क्यों? क्योंकि देखो जब वियतनाम को जब डिवाइड किया गया साउथ में और नॉर्थ में, तो वियतनाम दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, यहीं से कहानी स्टार्ट हुई थी। लेकिन इससे पहले भी कुछ कहानियाँ रह चुकी है, उस कहानी के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि वियतनाम के लोग के पास सबको रास्ता नहीं था। क्या था यार, ना भूख की थी, बीमारी थी यहाँ पे दोस्त, ना इस अच्छा सा मतलब कि फंडामेंटल जो लोगों का नीड्स होता है वो भी पूरा नहीं हो पा रहा था लोगों का। तो उनके पास अब एक ही रास्ता था, मर मिटना है, लेकिन वियतनाम को आज़ाद करवाना है इन विदेशी शक्तियों से। तो इस वियतनाम के दोस्त जो डिटर्मिनेशन थी ना कि बस हमें आज़ादी चाहिए, इसने ही दोस्त वियतनामियों को आज़ाद करवाया। वरना इतनी महाशक्तियों से वियतनाम जीत जाता, खैर पॉसिबल नहीं था भाई। तो एक इच्छा शक्ति होती है जिसने वियतनाम को जितवाया। चलिए आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर। टाइम था दोस्त यूरोपियन कंट्री साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में कब पहुँचे, टॉपिक ये है पहले, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा और कंसेप्ट। देखो यूरोपियन कंट्री जिसमें दोस्त फ्रांस सबसे पहले साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्त। ये भारत के यानी कि इंडिया के साउथ और ईस्ट में है, इसलिए इसको साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के नाम से जाना जाता है। आज इसको आसियान के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? आसियान, साउथ ईस्ट एशियन। क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट एशियन है, साउथ ईस्ट एशियन यानी कि एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन, आसियान, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आज इसको आसियान के नाम से जानते हैं। आसियान 10 देशों का एक ग्रुप है, समूह है, जो कि आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल रूप से, कल्चरल रूप से, ताकि जो भी समस्याएं हैं वो आपस में निपटा सके। दोस्त इस आसियान की स्थापना 8 अगस्त को 1967 में हुई थी। कब हुई थी? आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, 8 अगस्त को। लेकिन इससे पहले की कहानी आपको जानना है। ये तो आसियान का ग्रुप तो भाई 67 में बना, लेकिन इससे पहले जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्री हैं दोस्त, वहाँ पे महाशक्तियाँ भाई कैसे कब आए? क्योंकि भाई इंडोनेशिया, अभी आपको जो मैंने आसियान बताया दोस्त, आसियान ये तो भाई बना था 1967 में, और 5 कंट्री ने मिलकर बनाया था साउथ ईस्ट एशियन के। इसमें दोस्तों आपके जो कंट्री हैं वो है IMPAST,
IMPST, इन पांचों कंट्री ने मिलकर आसियान को बनाया था। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इसके बाद उस लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मतलब कि एक एक करके कंट्री शामिल होते हुए 10 कंट्री इसके अंदर शामिल हो गए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा ये भारत के साउथ ईस्ट के अंदर है। तो यूरोपियन कंट्री साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के ऊपर कब्जा करने के लिए आने के लिए सोच लिए। उनको लगा कि भारत से ट्रेड हो सकता है तो साउथ ईस्ट कंट्री से भी ट्रेड करेंगे। इसी बहाने घुस गए कहाँ पे, ये साउथ ईस्ट कंट्री के अंदर। और इस तरह के दोस्त ये 16वीं सेंचुरी के अंदर, 16वीं शताब्दी में, कब मेरे दोस्त 16वीं शताब्दी के अंदर है। 16वीं शताब्दी का मतलब है सन 1500 में। 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, यूरोपियन कंट्री जिसमें सबसे तगड़ा रहा, बड़ा तेज था, वो था फ्रांस, आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे 16वीं सेंचुरी से ही कंट्रीज आ रहे थे यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन वो ट्रेड करते चले जाते, ट्रेड करते चले जाते, इतना कोई बड़ा सा इम्पैक्ट नहीं छोड़ते वो। लेकिन जो सबसे बड़ी घटना हुई वो हुई दोस्त लेट 19वीं सेंचुरी के अंदर, यानी कि 1880 के, यानी कि दोस्तों कैसे, तो 1880 के आसपास की दोस्तों ये बात है, क्योंकि 1883 में इंडो चाइना में वियतनाम को शामिल किया गया था। अभी आपको इंडो चाइना के बारे में बता देता हूँ, तब आपको और समझ में आ जाएगा यार। देखो क्या हुआ कि जैसे ही फ्रांस आया 19वीं सेंचुरी के अंदर साउथ ईस्ट कंट्री के अंदर, तो फ्रांस ने क्या किया भाई कि अब सबसे पहले वो वियतनाम में आ गया, पहुँच गया वियतनाम में। अब उसको लगा कि नहीं भाई, यहाँ पे तो और भी कंट्री हैं कब्जा करने के लिए, हैं इतने में कौन मानता है। अब लोगों की क्या होती है, एक इच्छाएँ पूरी होती है तो उसको दूसरा भी चाहिए, उसको वो भी चाहिए, उसको वो भी चाहिए। तो वियतनाम भी वैसे ही में ही था। अब इसको क्या लगा कि नहीं यार, वियतनाम के साथ साथ हमें वो भी चाहिए। तो दोस्त इसने वियतनाम को भी, साथ ही साथ किसको, कंबोडिया को भी, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, इन तीनों पर ही कब्जा कर लिया और इन तीनों को मिलाकर एक बाउंड्री बना दी, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया को, जिसको नाम दिया गया इंडो चाइना। समझ में आपको इंडो चाइना का मतलब क्या है। इंडो चाइना 3 देशों को मिलाकर एक बनाया गया आर्टिफिशियल रेखा है, सीमा है, बॉर्डर है। ये आर्टिफिशियल है, कोई प्राकृतिक रूप से नहीं है, बस ये नाम दे दिया गया कि लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, इन तीनों को मिलाकर इंडो चाइना बनता है। और इस तरह के दोस्त इस इंडो चाइना के ऊपर फ्रांस का अधिकार हो गया। वियतनाम को 1883 के अंदर इंडो चाइना का पार्ट बनाया गया था, वरना इससे पहले सिर्फ लाओस और कंबोडिया ही इंडो चाइना का पार्ट हुआ करते थे। वियतनाम को बनाया गया 1883 में, फिर दोस्त 3 कंट्री इंडो चाइना में शामिल हो गए। तो इस तरीके से वियतनाम 1883 में शामिल हो गया। और इस पूरे इंडो चाइना कंट्री पे फ्रांस के द्वारा बनाए गए कानून लागू होते थे, यानी कि इनका बाप पूरा फ्रांस था। देख लो दोस्त किस तरीके से फ्रांस का कब्जा यहाँ पे हो गया है। यानी कि 1883 से यहाँ मान के चलो कि बिल्कुल अब अच्छे तरीके से पूरे तीनों पे, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस पे किसका, फ्रांस का कानून लागू हो रहा है। यहाँ पे दोस्त एक चीज़ है कि वियतनाम को भी इन्होंने स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो, जैसे कि हम नहीं बोलते हैं कि दोस्त उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, तो चारों किनारा है भारत का, वैसे ही से। तो अगर देखें यहाँ पे क्या वियतनाम के अंदर, तो वियतनाम के अंदर भी ऊपर से लेकर नीचे तक 3 मेन पार्ट आते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर आता है टोकिन, क्या आता है, टोकिन। बीच में आता है दोस्त अनाम, अनाम। सबसे नीचे आता है कोची चीन, क्या आता है, कोचीन चीन। तो इस तरीके से टोकिन से लेकर अनाम तक, अनाम से लेकर कोचिन चीन तक, इन तीनों ही क्षेत्रों पर अब फ्रांस का कब्जा हो चुका है। और जितने भी कानून यहाँ पे लागू होंगे वो सभी कानून फ्रांस ही बनाता है। वाह भाई, फ्रांस अब वियतनाम का भाग्य विधाता बन गया है, कर्ता धर्ता बन गया है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात, अब वियतनाम के अंदर चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या जितने भी ब्यूरोक्रेट्स के लोग हों, सरकारी कर्मचारी अधिकारी हों, वो भी बनेंगे तो वो सबके सब फ्रांस के होंगे, वियतनाम के लोग नहीं बन सकते आप। यानी कि सरकारी कब्जा। देखो भाई, ट्रेड करने आए थे, अब इस ट्रेड से
पॉलिटिकल पावर भी अब फ्रांसीसियों के पास आ गई। सेम वही कहानी, ब्रिटिश लोग इंडिया के अंदर ट्रेड करने आए थे, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही द्वारा दोस्त पॉलिटिकल पावर भी अपने हाथ में ले ली गई। 200 साल से भी ऊपर हमें भी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वियतनाम की कहानी कुछ दिलचस्प की कहानी है। चलिए दोस्त जानते हैं। तो इस तरीके से फ्रांस लॉ अब पूरे वियतनाम पर लागू होना स्टार्ट हो गया। सभी करता धरता भाग्य विधाता फ्रांस बन गया। लेकिन इस आड़ में ही लोगों ने एक चीज़ सोचा, नहीं यार ये फ्रांस तो धीरे धीरे पूरा कब्जा करते जा रहा है, बढ़ते चल रहा है, इसकी ऐसी की तैसी। अब एक नेशनलिज्म का कंसेप्ट आ गया। नेशनलिज्म का दोस्त मतलब होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्र मतलब देश समझ लो, वाद मतलब प्रेम समझ लो, ठीक है, समझने की बात है, वरना ये वर्ड तो दोस्तों बहुत कुछ कहता है। इस वर्ड की सिंपल एक डेफिनेशन नहीं है, बहुत सारी डेफिनेशन है। मैंने यूट्यूब पे समझा रखा है व्हाट इज नेशनलिज्म, आप उसको देख सकते हो, वरना अभी सिर्फ इसको समझो। राष्ट्रवाद, राष्ट्र मतलब देश, वाद मतलब प्रेम। तो देश से प्रेम की भावना लोगों में जागने लग गई। अब लोग एक खड़े हो गए, नहीं भाई ये फ्रांस कैसे कब्जा करते जा रहा है। लोगों ने एक एक करके जागरूक करना स्टार्ट कर दिया, लोगों में बातें फैलाना स्टार्ट कर दिया कि ये जो फ्रांस है ना, ये हमें कुत्ता बना के दौड़ाएगा भाई, है ये हमारी पूरा फायदा उठाने वाला है, इसलिए फ्रांसीसी सभी को बाहर निकालना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चिंगारी वियतनामी लोगों में लग गई। अब उनको लगा कि नहीं, राष्ट्रवाद की भावना जगाओ, देश से प्रेम के प्रति एक एक को चुनकर भगाएंगे जो विदेशी ताकत वियतनाम में आया हुआ है। अब यही बात वियतनामियों के दिल में लग गई। अब क्या हुआ दोस्त, सबसे पहले अब जब चिंगारी लगती है तो उसका परिणाम भी होता है, चिंगारी तो दिखती भी है ना। सबसे पहले दोस्त गुल्फ ऑफ टोकिन, यानी कि दोस्त अभी आपको मैंने बताया कि किस तरीके से टोकिन, अनाम और कोचिन चीन तीनों में, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे 3 पार्ट्स हैं इसके जो मेन है। तो वियतनाम में जो सबसे पहले टोकिन के अंदर भूमि की कमी हो रही थी, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। इसी के लिए साथ दोस्त जब भूमि की कमी हुई तो जनसंख्या का प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया। भाई खेत वेत है नहीं, खेती होगी नहीं, लेकिन भाई लोग लगे पड़े हैं, जनसंख्या बढ़ाने में लगे पड़े हैं। तो इतना बेड हिलाएंगे तो बच्चा पैदा ही ना करेंगे भाई, तो जमीन जायदाद नहीं होगी, रहने का नहीं होगा, खाने का पीने का नहीं होगा, तो क्या होगा, रेवोल्यूशन होगा, क्रांति होगी। क्रांति हो गई और इस क्रांति के लिए जिम्मेदार फ्रांस को बताया गया। ये फ्रांस जो शासन कर रहा है ना, तो इतनी बड़ी समस्या कौन सॉल्व करेगा, जनता खड़ी हो गई फ्रांस के विरोध में। अब इसके बाद दोस्त आता है कोचिन चाइना का नंबर, है जिसे कोचिन चीन कहा जाता है। अब कोचिन चीन के अंदर भी लोग खड़े हो गए, किसको लेकर, भाई यहाँ पे कृषि का विस्तार कर रहे थे लोग, कृषि को बढ़ा रहे थे, एग्रीकल्चर की भूमि को तो बढ़ा रहे थे। लेकिन जो जमींदार लोग हैं, जो कुलीन हैं, जमींदार कुलीन का मतलब क्या होता है पता है आपको, पैसे वाले लोग, बड़े बड़े जमीनों के मालिक लोग। अब इनके विरोध में लोग खड़े हो गए, इनके विरोध में। क्यों? क्योंकि यही वो ससुरा है जिसने इन वियतनामियों के ऊपर कई सालों तक शोषण किया है इनका, इनके पैसे को वो खाए हैं और बेचारे वियतनामी लोग गरीबी में ज़िंदगी जी रहे हैं। इस तरह के दोस्त कुलीनी के विरोध में लोग खड़े हो गए और देखा जाए तो नेशनलिज्म की बात यहीं से आनी स्टार्ट हुई और लोग एक एक करके इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए, जिनका सिर्फ एक ही कहना था कि वियतनाम में चाहे कैसे भी लोग हों, उनकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, लेकिन किसी भी तरीके से विदेशी शक्तियों को भगाना है। दोस्त सेम यही बात थी इंडिया के अंदर भी, जब अंग्रेज भारत में 1600 में इंडिया में आ चुके थे, बट वो ट्रेड मकसद से आए थे। लेकिन 19 सेंचुरी तक आते आते भाई हालत बिगड़ चुकी थी। अगर हम देखें तो दोस्त 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के बाद और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध के बाद भारत के भाग्य विधाता अंग्रेज बन गए थे। अब इसके बाद भाई महात्मा गांधी या जितने भी देखो जो भी भाई भारत के राष्ट्रवादी हुए देश को आज़ादी करवाने के लिए, उन सबका तो एक ही कहना था, अब चाहे तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, अंग्रेजों को भगाना है। और स्टार्टिंग में यही हुआ। हम दोस्त इंडियंस अपनी धर्म जात सब भूल गए थे, हम बस एक ही चीज़ चाहते थे कि ये विदेशी शक्तियाँ बाहर जाए। आगे चल के दोस्त फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों ने ही अपनाई। उनको पता था कि भारत को हम ऐसे नहीं हरा सकते, इनको ऐसे नहीं कर सकते, इनको तोड़ दो, ये अपने आप में कमज़ोर हो जाएंगे। तो दोस्त जब भी एक घर के अंदर लड़ाई होती है ना, तो पड़ोसी को आने मत दो, वरना वो घर तोड़ देगा। समझ में आ गया आपको? यही दोस्त अंग्रेज ने भी कहा था और किया भी था दोस्त। लेकिन वियतनाम की कहानी इस तरीके से हुई कि अब इन्होंने एकजुट करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को इकट्ठा करो और विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, और इस तरीके से क्रांति की आगाज हो गई, शुरुआत हो गई। अब खैर दोस्तों,
जब भी लोग जागते हैं, मान लो जब भी से सवेरा हो जाए, लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाता है कि क्या हमारे सामने है, क्या कमियां हैं जिसको हम दूर कर सकते हैं। दोस्त इस तरीके से जब देखा जाए, अब 19वीं सेंचुरी की बात चल रही थी, मान लो वो ख़त्म। अब आ जाते हैं दोस्त हम 20वीं सेंचुरी पे। 20वीं सेंचुरी की कहानी कुछ और नई दस्तक लेकर आती है, क्योंकि 20वीं सेंचुरी के अंदर 2 वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक कोल्ड वॉर जो कि लंबा चलने वाला 1945 से 1990 तक। 1991 में तो सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब जाके ख़त्म हुआ। न जाने कितने सैकड़ों वॉर चले इसके अंदर। तो 20वीं सेंचुरी मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। सैकड़ों लोग दोस्त मारे गए, जन की बर्बादी, धन की बर्बादी, बहुत बर्बादी हुई इसके अंदर। तो दोस्त 20वीं सेंचुरी की जब हम बात करें तो स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो कि वियतनाम पे काफ़ी प्रभाव छोड़ती है, इम्पैक्ट करती है उसको। कैसे, चलिए जानते हैं। तो 1905 में रसिया और जापान के बीच में युद्ध होता है। जापान तो इतना सा है, रसिया इतना सा है, और मानोगे नहीं भाई कि जापान ने रसिया को हरा दिया। वियतनामियों ने सोचा कि भाई ये क्या है, जापान जब रसिया को हरा सकता है तो वियतनामी फ्रांस को क्यों नहीं हरा सकते। फ्रांस इतना सा है, वियतनाम इतना सा है, हम भी हराएंगे। वियतनामी लोग इकट्ठे हो गए, उनके अंदर एक ज्वाला सी जग गई, फ्रांस को हराना है। एक घटना यहाँ पे। दूसरी घटना की बात बताता हूँ। इसी बीच दोस्तों फ्रांस ने ये सोचा कि वियतनाम लोग खड़े ना हो जाए, है क्यों, क्योंकि एक और घटना घट गई थी। 1905 में ही रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। एक चीज़ ध्यान रखना, रशियन रेवोल्यूशन 1917, इससे पहले 1905 में हुआ था। 1905 की दोस्त जो क्रांति हुई थी वो इस बात को लेकर हुई थी क्योंकि वहाँ के जो किसान मजदूर थे उनके पास, बेचारों के पास अपनी ज़मीन नहीं थी, अपनी भूमि नहीं थी। बहुत मतलब कि बदतर से बदतर ज़िंदगी होते जा रही थी। वहाँ का जार पता है दोस्तों, जार किसे कहते हैं दोस्तों, वहाँ पे जार कहा जाता था। और ये जार काफ़ी मतलब कि कह सकते हो कि बहुत क्रूर था, बहुत तानाशाही था, कुछ करता ही नहीं था। इसके अगेंस्ट में रसिया के अंदर जो मजदूर किसान है वो खड़े हो गए थे, अपने रसियन शासक जार राजा के प्रति विद्रोह करने के लिए। अब वहीं से लोग वियतनामी के अंदर भी जाग गई हैं, अरे भाई मजदूर किसानों की हालत तो वियतनाम में भी खराब है। वियतनाम के लोग भी खड़े हो गए फ्रांस के अगेंस्ट में। तो दोस्त इस तरीके से ये दोनों घटनाएं, जापान और रसिया की युद्ध की प्लस रसिया के अंदर 1905 की क्रांति कि वियतनाम पे कुछ गहरा प्रभाव पड़ा। और इससे क्या हुआ, वहाँ के जो लीडर्स हैं उन्होंने एक सोच लिया, बस किसी भी तरीके से ज्वाला जगाना है, क्योंकि तो जब तक मज़ा नहीं आएगा जीने में, आग ना लग जाए सीने में। और यही काम वियतनामी के जितनी भी लीडर्स हैं उन्होंने किया, जिनमें सबसे पहला नाम आता है भाई हो ची मिन का। खैर दोस्त बात करते हैं पहले जो वियतनामीज लीडर्स थे, उन्होंने 1920 और 1930 के बीच में ना जाने कितने सोवियत यूनियन के कंट्रीज़ में यात्राएं की। अब सोवियत यूनियन की कंट्रीज़ में क्योंकि भाई ऐसे लीडर्स जो कम्युनिज्म, जो साम्यवादी, सोशलिज्म, समाजवादी से काफ़ी प्रभावित थे। अब इनको ये लगता कि समाजवाद ही हमारी समस्याओं को सोल्व कर सकता है। क्यों? क्योंकि समाजवाद दबे कुचले पिछड़े लोगों की बात करता है। भाई इनको ये लगा। अब एक एक करके दोस्त 1920 से लेकर 1930 के बीच वियतनाम के काफ़ी सारे लीडर्स बाहर गए, बाहर कंट्रियों में, जैसे चीन एंड रसिया, जो है उन कंट्री में जाके दोस्त देखा उन्होंने क्या क्या है। चीन भी गए, है ना, तमाम कंट्री में गए दोस्त। इनमें सबसे पहला जो बड़ा नाम आता है वो आता है हो ची मिन का। हो ची मिन जो दोस्त स्वतंत्रता नायक कहलाए, किसके? वियतनाम के। हो ची मिन के द्वारा चीन की यात्रा की गई, वियतनाम के ही अंदर इन्होंने फिर लोगों में जगाया। हो ची मिन ने दोस्त रसिया की भी यात्रा की, जहाँ पे दोस्त इनकी मुलाकात होती है लेनिन और बोल्शेविक से, है बोल्शेविक पार्टी, पता है ना। तो दोस्त लेनिन क्या मजदूरों की बात करता था, बस भाषण तगड़े तगड़े देता था। मिन बहुत प्रभावित हुए। जैसे भारत के जवाहरलाल नेहरू भी इसी टाइम 1920 और 30 के ही आसपास की बात है ये, जब जवाहरलाल नेहरू भी कहाँ गए थे? रसिया गए थे। वो भी लेनिन से या इन सब चीज़ों से बहुत प्रभावित थे। इसलिए दोस्त भारत की जो इकोनॉमी थी स्टार्टिंग की, वो काफ़ी सोशलिज्म पे काफ़ी जोर देती थी। हाँ, मिक्स्ड इकोनॉमी थी नो डाउट, लेकिन सोशलिज्म पे काफ़ी जोर देती थी। यही था ना। चलिए, तो लेनिन से काफ़ी प्रभावित थे हो ची मिन। और इस हो ची मिन की कहानी अब यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि भाई इन्होंने ही अब उस पन्ने की दस्तक की शुरुआत कर दी है। साहित्य लिखते हैं, ये लेख लिखते हैं, ताकि लोगों को
देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना और देश के प्रति प्रेम की भावना को जगाया जा सके। किससे? लेखों के माध्यम से, साहित्य के द्वारा लोगों को लिख के पर्चे बांटते थे, लोग उसको पढ़े, जाने समस्याएं क्या है। दोस्त इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, लोग हो ची मिन्ह को जानने स्टार्ट कर दिया। अब इस जानने का मतलब दोस्त ये हुआ कि अब समझने लग गए वो कि नहीं हमारे देश के लिए क्या ज़रूरी है। अब दोस्त हुआ ये, आपको पता होना चाहिए कि 1914 को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गया था, जो कि 1918 तक चला। इन दोस्त 4-5 सालों तक कुछ भी कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ वियतनाम के अंदर, क्योंकि इस बीच वियतनामी लीडर वर्ल्ड की यात्राएं कर रहे हैं, तमाम जगह से सूचनाएं ले रहे हैं, विदेशों के अंदर अपने लिए सहयोग मांग रहे हैं, सहयोग जुटा रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, ताकि कैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हो, कुछ बड़ा उखाड़ ले। और दोस्त वही हुआ। सबसे पहले शुरुआत होती है 1919 के अंदर, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर। दोस्त पेरिस के अंदर शांति सम्मेलन होता है, और इस सम्मेलन के अंदर एज ए गेस्ट वियतनामी लीडर्स को भी बुलाया जाता है, और इन लीडर्स में हो ची मिन्ह जाते हैं, जो कि भाई साम्यवादी और सोशलिज्म, दैट मीन्स सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। फ्रांस को लगा ये बंदा बड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि फ्रांस तो भाई अमेरिका का दोस्त है, और अमेरिका का दोस्त कैपिटलिज्म को फॉलो करता है, और कैपिटलिज्म को फॉलो करने वाला सोशलिज्म का कभी भी साथ नहीं दे सकता। दोस्त वही घटना हुई। अभी आगे चल के कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आएगा, यहाँ पे समझिए। पहले वर्कर दोस्तों काफ़ी नाराज थे। 1920 के अंदर जो वियतनाम के वर्कर्स थे, मजदूर थे, उन्होंने शोषण के खिलाफ, मजदूरी ना मिलने के खिलाफ दोस्त कर दिया इन्होंने आंदोलन, और 1920 के अंदर दोस्त ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। क्यों? कुछ और भी घटनाएं घटी, क्योंकि दोस्त ये लोगों के अंदर एक ज्वाला सी जगा रही है, और ये घटना होनी जरूरी है। जैसे अंग्रेजों ने भारत पे काफ़ी अत्याचार किए, भारतीय माल को लूटकर विदेश में भेजना स्टार्ट किया, तो इससे लोगों में एक क्या आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना आई। यही सेम कहानी यहाँ पे भी हुई। जब भी देश के अंदर कोई भी अत्याचार जैसा कोई काम नहीं होगा, तो लोग इकट्ठे क्यों होंगे? अपनी वो बातों को, सभी समस्याओं को भूलकर उन लोगों को भगाने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका दुश्मन एक है, वो है विदेशी ताकत, उनको ख़त्म करना है। फ्रांस से दोस्त आज़ाद होने के लिए वियतनामियों ने भी सिर्फ यही एक राग अलापना शुरू कर दिया था, विदेशी ताकतों से हमें आज़ाद होना है। 1928 से लेकर 29 की बात है दोस्त। इस बीच वियतनाम के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने राष्ट्रवाद की भावना और तेज़ी से जगा दी। पेट्रोलियम में कमी, पेट्रोलियम के संसाधनों में कमी होने स्टार्ट हो गई। सीमेंट में दोस्तों कमी आई। रेलवेज़ के अंदर हड़ताल होने स्टार्ट हो गए। जो पेट्रोलियम मजदूर थे उन्होंने हड़ताल कर दिया, जो सीमेंट के वर्कर थे उन्होंने हड़ताल कर दिया, रेलवेज़ के वर्कर ने दोस्तों हड़ताल कर दिया। दोस्त जो रबर के खेती करते थे उन्होंने भी हड़ताल कर दिया, और जो कपड़ा मिल के मजदूर थे, जहाँ पे क्लोथ्स की सिलाई के दोस्त बुनाई वगैरह होती थी, उन सब ने एक करके क्या विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ से आगाज़ होता है दोस्त राष्ट्रवाद की क्रांति का शुरुआत आप कह सकते हो। इसी को देखते हुए हो ची मिन्ह के द्वारा कहाँ पे, वियतनाम से दूर हांगकांग के अंदर एक पार्टी बनाई गई, जिस पार्टी का नाम था इंडोचीन। इंडोचीन पता है ना, इन वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के लिए है ना मेन, लेकिन वियतनाम पे ही फोकस करेगा। तो इंडोचीन साम्यवादी दल, क्योंकि आपको मैंने बताया दोस्त कि हो ची मिन्ह जो है वो साम्यवाद को फॉलो करता है, कम्युनिज्म को फॉलो करता है, सोशलिज्म, सोवियत यूनियन का दोस्त वो काफ़ी बड़ा सपोर्टर है, लेनिन को मानता है, लेनिन को गुरु मानता है, समझे आप। चलिए, तो हो ची मिन्ह ने क्या किया, इंडोचीन साम्यवादी दल बनाया 1930 के अंदर, ताकि सभी लोगों को इस पार्टी से जोड़ सके और समय आने पे फ्रांस के अगेंस्ट में खड़ा करे। और इस तरीके से दोस्त विदेशी ताकतों के लिए स्टार्ट हो गया, क्रांति होनी स्टार्ट हो गई। 1930 में ये पार्टी बनती है, और 1930 में ही किसके द्वारा, किसानों के द्वारा अनाम के अंदर, वियतनाम के दोस्तों एक क्षेत्र अनाम में क्रांति स्टार्ट हो जाती है। शुरू कर देते हैं अब क्रांति। अब क्या करना, अब तो कुछ बचवे नहीं क्या भाई, अब क्या करें, ना कपड़ा है, ना खाने की रोटी है, ना बच्चा है, ना पसीना है, अब तो कुछ करना है, वो है फ्रांस को बाहर भगाना है। क्रांति की शुरुआत हो गई, क्रांति की शुरुआत हो गई दोस्त। अब इन किसानों ने क्या किया, उनसे जिनके पास बहुत सारी भूमि है लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार हैं, उनसे भूमि छीन ली, आपस में बांट ली, और उस भूमि के मालिक बन गए। और इससे क्या हुआ दोस्तों, जो फ्रांस है वो डर गया, उसको लगा कि नहीं भाई, देखो जब भी कोई भी क्रांति होती थी ना, फ्रांस बौखला जाता था, या तो उस वो क्रांति को दबा देता था, या जो क्रांति कर रहे हैं उनको जान से मार देता था। तो ये फ्रांस की दोस्त
बड़ी भयंकर आदत थी, कह सकते हो कि डर जाता था वो बहुत। इसमें उसका अमेरिका भी हेल्प कर रहा था। यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ से थोड़ी कहानी में चेंज आना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जिस आइडियोलॉजी को हो ची मिन मानता है, दोस्त हो ची मिन वियतनाम का नेता है, अब वो वियतनाम को भाई आज़ाद करवाना चाहता है, तो आइडियोलॉजी उसकी फॉलो करता है वो सोशलिज्म की, साम्यवाद की। अब उसकी ही आइडियोलॉजी को मानने वाली सरकार फ्रांस में आ जाती है। दोस्तों कहानी की शुरुआत थोड़ी सी अब इंटरेस्टिंग हो जाती है। यहाँ से हुआ क्या कि द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स फ्रंट इन फ्रांस 1935 के अंदर फ्रांस के अंदर एक ऐसी सरकार बनी 1935 के अंदर जो साम्यवादी समाजवाद को मानती थी। और 1935 की सरकार ने, जिसको जन मोर्चा का नाम दिया गया, इस सरकार ने हो ची मिन को सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि हो ची मिन भी साम्यवादी, और फ्रांस में नई जो सरकार बनी 1935 वो भी साम्यवादी को फॉलो करने वाली। साम्यवादी भाई भाई, और इसी खुशी के अंदर, इसी हंसते हंसते चेहरों से इन्होंने क्या किया, साम्यवादी दोस्त, क्या फ्रांस ने साम्यवादियों के आगे पे वियतनाम के अंदर प्रतिबंध लगा रखा था। जो 1935 से पहले की सरकार थी भाई, वो तो आइडियोलॉजी फॉलो करती थी कैपिटलिज्म वाली, तो उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था, प्रतिबंध लगा रखा था। इंडो चीन साम्यवादी दल पे प्रतिबंध रोक रखा था कि वियतनाम में नहीं चली गई। जो अभी पार्टी बनी थी 1930 के अंदर, दोस्त अभी आपको दिखाया था मैंने, ये देखिए इंडो चीन साम्यवादी पार्टी जो बनी थी 1930 में, इस पर भी रोक लगा दिया था फ्रांस ने। तो लेकिन तब 1935 में दोस्त जब सरकार बनी तो हो ची मिन खुश हो गया। क्यों? क्योंकि भाई जितने भी जो जेल में नेता जिनको बंद कर रखा था फ्रांस की पहली वाली सरकार ने, उसको भी इस सरकार ने निकाल दिया। हो ची मिन को भी छोड़ा, उसको मान्यता भी दी, जितने भी साम्यवादी दल हैं उनको भी मान्यता दे दी। अब कोई दिक्कत नहीं, हो ची मिन खुश हो गया। और आगे चल के दोस्त जितने भी फ्रांस के मजदूर हैं और वियतनाम के मजदूर हैं, फ्रांस के अंदर भी और वियतनाम के अंदर भी, उन दोनों ने ही फ्रांस के ही अगेंस्ट में विद्रोह किया। फ्रांस की सरकार तो साम्यवादी को मानने वाली है, इसलिए उन्होंने मजदूरों की बात भी सुनी, उनकी समस्याओं की बात सुनने के लिए एक मई डे सेलिब्रेशन किया गया 1938 के अंदर। और इस दिन कह सकते हो दोस्त की एक शुरुआत हो गई इस तरीके से कि साम्यवादी जब सरकार आई तो हो ची मिन को भी खुशी मिल गई, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कहते नहीं है कि दोस्त जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, तो उस समय किसी की ग्रहण लग जाती है या बुरी नज़र लग जाती है, और उस नज़र के अंदर एक बहुत बड़ा तांडव हुआ। अब उस तांडव की शुरुआत होती है 1939 से। अब एक और अलग कहानी आ जाती है। अब इसमें क्या हुआ दोस्त, 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया। पोलैंड फ्रांस ब्रिटेन का दोस्त था। अब हुआ ये कि दोस्त ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड का साथ दिया, और उनके ही सपोर्ट से क्या क्या ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी पे अटैक कर दिया। अब क्या होता है भाई, वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो जाता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से 18 तक चला था ना। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो जाता है 1 सितंबर, 1 सितंबर का दिन था 1939 को, जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया था। यहीं से वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो जाता है। जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट होता है, फ्रांस की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब ये पगला जाता है। क्यों? क्योंकि हिटलर बड़ा ताकतवर था, इसने फ्रांस पे कब्जा कर लिया, ब्रिटेन की ऐसी की तैसी कर दी। और दोस्त इस तरीके से अब फ्रांस की उल्टी गिनती शुरू, ये कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो गया। अब ये जब कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हुआ तो दोस्त फ्रांस पे भी कब्जा अब जर्मनी का होना स्टार्ट हो गया भाई। है फ्रांस में ऐसी सरकार बनी जो जर्मनी के द्वारा, हिटलर के द्वारा बनाई गई थी। दोस्त इसी हिटलर ने पूरे फ्रांस के अंदर सरकार बनाई जो हिटलर की तलवे चाटती थी। दोस्त कुछ दिन और हिटलर रह जाता ना भाई तो तबाही मचा देता। बड़ा मतलब कि दिमाग से भी कह लो, ताकत से भी कह लो, बड़ा पावरफुल बनता। लेकिन गलती कर दी इसने रसिया पे अटैक करके, है भाई उसकी सेना पीछे हटती गई, ये अंदर, इसकी सेना अंदर घुसती गई रसिया के अंदर। अब कितना अंदर घुसोगे, रसिया इतना बड़ा है कि बीच में फंसा लेगी, लपेटे में ले लिया, मर गया। उसकी सेना भी गई, ब्रिटेन में फंस गई, फ्रांस में फंस गई, और रसिया ने और फंसा ही लिया। सोवियत यूनियन ने बेचारा पड़ गया अकेला। तेरी ऐसी किसी बंदूक ही मार ली, क्या करता है ये, बनना है सैनिक आते इसके पिछवाड़े मारते, इससे पहले खुद ही मर गया भाई। अब यहाँ पे रह गया फ्रांस, तो खत्म भाई, गया फ्रांस। अब यहाँ पे क्या होता है, जब जैसे ही फ्रांस गया घटना हो गई, फ्रांस की सरकार अब नहीं चलेगी वियतनाम के अंदर, बीसे की सरकार चलेगी। दोस्त अब जर्मनी ने ही क्या किया, फ्रांस पे सरकार यानी कि फ्रांस को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया। इसी बीच दोस्तों एक घटना होती है 1940 के अंदर, दिसंबर का महीना था। क्या हुआ, जापान ने अमेरिका के दोस्त
एक सटे हुए द्वीप पे, क्या अमेरिका के दोस्त सटे हुए पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया। जापान में पता कौन सी खुजली हुई दोस्तों, गया पर्ल हार्बर अमेरिका पे दोस्त लगा हुआ है, उसी से अटैक कर दिया उस पर। अमेरिका बौखला गया, अच्छा बेटा अमेरिका पे अटैक करेगा, तेजी वो सनिया तो वापस आ गया। और वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर अमेरिका 1941 में शामिल हो गया। इससे पहले अमेरिका नहीं था वर्ल्ड वॉर सेकंड में शामिल। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी वो बाद में आया था, वो वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी दोस्तों बाद में ही आया। जापान ने जाके सुलगा दी, लो भाई अमेरिका भी आ गया। अमेरिका जैसे ही आया तो जापान को लगा अब क्या होगा मेरा, जापान जर्मनी के साथ आ गया। जर्मनी मतलब हिटलर के साथ आ गया। अब हिटलर और जापान यानी जर्मनी जापान एक हो गए। जर्मनी ने फ्रांस पे कब्जा कर रखा है। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, जापान ने बोला कि जर्मनी सुनना, ये भी तो वियतनाम है ना, ये हमको बहुत पसंद है, ये वियतनाम हमको दे दे। जर्मनी जा यार तेरी ही माल ले ले। अब भाई हुआ ये कि जापान ने क्या किया, क्योंकि जर्मनी और जापान तो एक हो गए हैं। अब ये हुआ कि 1941 में 1941 में जापान ने वियतनाम पे कब्जा कर लिया, अपनी झोली में ले लिया। अब यहाँ से कहानी होती है स्टार्ट जापान की। 1941 में जापान ने वियतनाम पे कब्जा किया। अब पूरा शासन वियतनाम के अंदर जापान चला रहा है, वियतनाम चला रहा है दोस्त। लेकिन 2-3 साल तो दबा के चलाता है। ये होता ये है दोस्त कि 1944 में कुछ घटनाएं होनी स्टार्ट हो गई। वो दोस्तों घटना ये हुआ कि जर्मनी, आपको पता है यार कि किस तरीके से बड़ी गंदी तरीके से उसकी तो हार हुई थी। क्या हाल हुआ था, सोवियत यूनियन तो हिटलर को दौड़ा के मतलब कैसी तैसी कर देते। उसकी लाल सेना बड़ी भयंकर थी सोवियत यूनियन की। जर्मनी गया वियतनाम पे, तो जापान भी भाग गया। तो क्योंकि अमेरिका का डर था उसको अटैक करने वाला, तो आगे चल के दोस्त अमेरिका ने अटैक किया भी जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे 6 अगस्त और 9 अगस्त। पता है कितनी बड़ी घटना, एटम बम सबसे पहली बार जापान पे अटैक किया गया। 1.5 लाख लोग तो वहीं मर गए वहाँ पे भाई। जब ये घटना हुई अमेरिका ताकतवर, जापान पगला गया। इसी को देखते हुए जापान 1944 में ही भाग गया था। कहाँ से, वियतनाम से। जापान भागा वियतनाम से, तो वियतनाम के अंदर वो चाहता था ऐसी सरकार बना दूँ जो फ्रांस की कठपुतली बनी रहे। बाउडी की सरकार बन गई। ये बाउडी दोस्त वही बाउडी है जो पश्चिमी देशों की कठपुतली बन के शासन कर रहा है अब, ठीक है। अब ये दोस्तों बाउडी की सरकार बन जाती है। लेकिन 1945 के आसपास दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, ठीक। लेकिन इससे पहले एक घटना आपको बताता हूँ। जब उन सभी लोगों के द्वारा एक संगठन बनाया गया था जो वियतनाम को आज़ाद करवाना चाहते हैं, और इसको लीडरशिप कर रहे थे हो ची मिन। 1941 में दोस्त ये संगठन बनाया गया था जिसका नाम था वियत मिन ऑर्गेनाइजेशन। वियत मिन, क्या नाम था, वियत मिन, वियत मिन, वियत मिन। तो ये संगठन हो ची मिन के द्वारा बनाया गया उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, इस संगठन में शामिल करवाने के लिए, जिनका एक ही मकसद था, चाहे आप लोग किसी भी विचारधारा के हो, बस एक ही काम करना है, इन विदेशी शक्तियों को वियतनाम से बाहर भगाना है। ये कहा हो ची मिन ने, और लोगों को जोड़ना स्टार्ट कर दिया। देखते काफ़ी सारे लोग जुड़ गए। जापान तो भाग ही गया, जर्मनी की हार हुई। अब यहाँ पे अब कोई है नहीं वियतनाम के अंदर, तो हो ची मिन को लग रहा है अब क्या होगा, अब कुछ भी नहीं होगा भाई, वियतनाम तो अब लग रहा है आज़ाद हो जाएगा, यही लगने लग गया। लेकिन दोस्त वही हुआ जिसका डर था। डर किसका था, वियतनाम को लग रहा था कि कहीं और कोई कब्जा ना कर ले। वियतनाम को पूरा विश्वास था कि अमेरिका पूरा वियतनाम का सपोर्ट करेगा, क्योंकि दोस्त उसने कुछ समय पहले भी सपोर्ट किया था वियतनाम का, अभी करेगा। लेकिन उसको क्या पता कि फ्रांस को फिर से कब्जा करने के लिए अमेरिका सपोर्ट कर देगा। अब यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। डैट मीन्स एक नया पन्ना पलटना है आपको। अब वो पन्ने की स्टार्ट होती है दोस्त कि फिर से जब जैसे जापान गया इसको छोड़कर वियतनाम को, यहाँ पे दोबारा फ्रांस आ गया। अमेरिका के सपोर्ट से अब फ्रांस का फिर से कब्जा हो गया। और इसको भगाने के लिए दोस्त फ्रांस को, या इसके बाद जब अमेरिका आएगा उसको भगाने के लिए अब गोरिल्ला वॉर होगा, जिसमें दोस्त लोग छुप के ऐसे की तैसे करेंगे, छुप के मारेंगे इन विदेशी शक्तियों को। तो दोस्त इस तरीके से फ्रांसीसियों के वियतनामियों ने बहुत तगड़ा संघर्ष किया यार। तो यहाँ पे क्या हुआ आगे चल के 1945 की दोस्तों अगर मैं कहानी बताऊँ तो थोड़ी कहानी में
इमोशनल पार्ट आ जाता है इस कहानी के अंदर। हुआ ये यार कि इस समय वियतनाम में काफ़ी भूखमरी छा गई थी, गृह युद्ध होने स्टार्ट हो गए थे, खाने के लिए लोगों के पास रोटी चावल नहीं थे। चावल कहाँ से आता है आपको पता है कि वियतनाम में सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती थी। ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा दोस्तों कॉफ़ी की खेती होती थी। लेकिन होता क्या, जापान 1944 में भाग गया, 1944 में ही भाग गया यहाँ से। 1944 में भागा हुआ जापान अभी तक वहाँ से चावल लेकर जाता है। देख लो, जापान अभी तक वियतनाम से चावल लेकर जाता है। यहाँ पे भुखमरी है, वियतनाम का चावल जापान खा रहा है। इन सभी चीज़ को दोस्तों देखते हुए यहाँ पे महामारी बहुत तगड़ी छाई, क्रांति होनी स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि वियतनाम में दोस्त अब एक ही चीज़ बचा था, हो ची मिन। इन समस्याओं के बीच में, इन भुखमरी के टाइम पे जो भी खड़ा होता है ना दोस्त, वो राष्ट्र का नायक बन जाता है। भारत के अंदर दोस्त जब इतनी बड़ी हिम्मत करने वाले, जब हम अत्याचार सह रहे थे, तो हिम्मत देने के दोस्त जब महात्मा गांधी आए तो भारत के वो राष्ट्र नायक बन गए, जो कि राष्ट्रपिता तक कहलाए। हुआ ना? सेम वही बात दोस्तों ही हो ची मिन के साथ भी। इन भूखमरी के टाइम इन तड़पते हुए लोगों को हेल्प देने के लिए एक ही बंदा आगे आया, वो तो हो ची मिन, जो आगे चल के राष्ट्र नायक बना और राष्ट्रपिता तक बना। समझे आप? चलिए भाई, तो इस तरीके से दोस्त अब जो कहानी स्टार्ट होती है वो होती है हो ची मिन की। इसकी एंट्री होती है ताबड़तोड़ तरीके से, जिसको अब तक नज़रअंदाज किया गया, ना जाने दोस्तों भगा दिया। अभी आपको मैंने बताया था कि जब 1920 और 30 का टाइम चल रहा था तो हो ची मिन और वियतनाम के लीडर्स बाहर गए थे, रसिया गए थे, चीन गए थे, ताकि साम्यवादी के बारे में स्टडी कर सकें। आपको पता है, तो जब ये बाहर गया हो ची मिन, जैसे ही वो लीडर्स भी गए तो फ्रांसीसियों ने इनको घुसने तक नहीं दिया। क्या था ये दोस्त, कभी चीन में रहता तो दोस्त, कभी रसिया में रहता, बाहरी घूम रहा था। लेकिन जब जापान का अटैक हुआ उस समय पगलाया ये। 1941 में दोस्तों ने वियत मिन संगठन बनाया, और उसके बाद दोस्तों जाकर जब जापान भागा तब जाके ये आया किसने में, वियतनाम अपने कंट्री में वापस आया, पश्चिमी कंट्री हो गई। ठीक है, तो उनकी ये कठपुतली सरकार थी, किसकी? बाउडी की। वियत मिन तो भाई सोचता कि नहीं भाई, अब तो यहाँ पे अपनी सरकार बनाना है हमें। इसीलिए वियत मिन के द्वारा 1945 को 2 सितंबर का समय था, और इसी 2 सितंबर को वर्ल्ड वॉर सेकंड भी ख़त्म हुआ था। तो 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या करी थी। उसी टाइम यार आपको पता है कि उसके साथ उसकी वाइफ भी थी, दोस्त जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, कुछ ही टाइम पहले दोस्तों उससे शादी हुई थी, फटाफट उसने आत्महत्या करी। इस तरीके से 2 सितंबर को वियतनाम को हो ची मिन ने लगभग 5 लाख लोगों के सामने वियतनाम को एक स्वतंत्र कंट्री घोषित कर दिया कि वियतनामी हम इंडिपेंडेंट हैं, वियतनामी लोग अब इंडिपेंडेंट हैं। 2 सितंबर 1945 की दोस्तों बात, और इसी दिन इंडिपेंडेंस डे हो गया। किसका? वियतनाम का। लेकिन इनको क्या पता यार कि हमारी इस इंडिपेंडेंस डे पर अमेरिका का ग्रहण लग जाएगा। हुआ यही दोस्तों, वाशिंगटन को यह बात हजम नहीं हुई। उसको ये लगा कि अगर वियतनाम आज़ाद हो गया तो सोवियत यूनियन यहाँ पे आ जाएगा, और सोवियत यूनियन यहाँ पे आ गया तो वो साम्यवादी लेकर आएगा, अपनी आइडियोलॉजी लेकर आ जाएगा, जिससे साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्री वहाँ पे ना फैल जाए भाई। तो अमेरिका ने क्या किया, उसकी चतुर देखो इस चीज़ में, उसकी मतलब चालाकी देखो। अमेरिका ने फिर से फ्रांस की हेल्प करी, किसमें? फिर से वियतनाम पे कब्जा करने के लिए। यहाँ से दोस्त अब जो स्टार्ट होती है बात, फ्रांस द्वारा पुनर्विजय और 1946 से लेकर 1954 तक, क्योंकि भाई 2 सितंबर 1945 को तो भाई स्वतंत्र घोषित किया था हो ची मिन ने अपने आप को, अपने कंट्री को, वियतनाम को। अब उसको क्या पता हुआ, ग्रहण लग जाएगा कि फिर से फ्रांस वापस आ जाएगा, जो अब तक कब्जा करते जा रहा था, कब्जा कर रहा था हमारे ऊपर। दोस्त फिर से फ्रांस वापस आ गया, जिसने 1946 से लेकर 54 तक वियतनाम पे शासन किया, और फिर से वियतनाम को इंडिपेंडेंस के लिए संघर्ष करना पड़ा। बहुत तगड़ा चीज़ हुआ। यहाँ से दोस्त अब हमारी एक और कहानी शुरू होती है। अब दोस्त क्या होता है कि फ्रांस फिर से कब्जा कर लेता वियतनामियों के ऊपर। वियतनाम फिर से चौंक गया, भाई अब ये क्या हो गया, यानी कि अब फिर से उन्हें वही संघर्ष करना पड़ेगा जो अब तक वो कर रहे थे। खैर दोस्तों, हुआ ये कि अब फ्रांस की कब्जा वापस हो चुका है वियतनाम के ऊपर। अब वियतनाम में सिर्फ फ्रांस का कब्जा नहीं हुआ, सिर्फ वियतनाम में नहीं दोस्त, आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर वियतनाम की बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि हुई थी,
बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से लॉस हुआ था इसको, इसलिए इसने सोचा कि वियतनाम पे भी कब्जा करते हैं, अफ्रीकन कंट्री पे भी दोस्त इसने एक एक करके कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। इसका फ़ायदा उसको ये हुआ कि दोस्त इसको जो लॉस हुए थे, इकोनॉमी लॉस वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर, उसने सब कुछ भरपाई इन कंट्रियों से करी, इनके कच्चे माल को यूज़ कर कर कर। देख लो, ये है विदेशी ताकतों की रणनीति कि अपनी भरपाई, अपनी नुकसान हम दूसरे की कंट्रियों से निकाल के पूरा करेंगे। दोस्त आगे चल के क्या होता है, पोस्टडैम के अंदर कॉन्फ्रेंस होता है जिसके अंदर वर्ल्ड भर के कंट्रीज जो भी हैं सब आते हैं। देख लो भाई, स्टॉल में बैठा हुआ है, सब कंट्रीज के अंदर आते हैं। पोस्टडैम के अंदर दोस्तों हुआ ये कि डिसाइड होता है कि जब तक फ्रेंच की जो आर्मी है वो अच्छी तरीके से पावरफुल ना बन जाए, है, जब तक फ्रांस अकेला पूरे वियतनाम को संभाल नहीं सकता। इस पोस्टडैम सम्मेलन, इस पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस के अंदर दोस्त 46 की बात है, पूरे वियतनाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया ताकि एक वियतनाम को फ्रांस संभाले और एक पार्ट के वियतनाम को ब्रिटेन संभाले, और जब लगे फ्रांस को कि वो इस लायक हो गया है तो वो ब्रिटेन से वापस ले ले। इसलिए दोस्त क्या हुआ कि अब पूरे वियतनाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब वो पार्ट्स कौन कौन थे, एक था दोस्त नॉर्थ वियतनाम, 1946 में दोस्त फिर से डिवाइड किया गया था, ध्यान रखना, ये पहले तो बटे आ रहा था। ये नॉर्थ वियतनाम, लीगल रूप से ये बात चल रही है, नॉर्थ वियतनाम जहाँ पे जियांग जेसी को यहाँ का शासन सौंप दिया गया। कहाँ का, नॉर्थ वियतनाम, उत्तरी वियतनाम का। किसको, जियांग जेसी को, जो कि दोस्त फ्रांस का था। कहाँ का रहने वाला था, फ्रांस का था। ठीक है, नेक्स्ट है भाई साउथ वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम के अंदर यूके के नेतृत्व में शासन सौंप दी गई। इस तरीके से अब क्या होता है कि फ्रांस का शासन भाई नॉर्थ में और यूके का शासन साउथ में स्टार्ट हो जाता है। शर्त के मुताबिक जब भी फ्रांस ताकतवर हो जाए तो साउथ वियतनाम को भी वो अपने पास ले ले ब्रिटेन से। वो हो भी गया। वियतनाम के साउथ पार्ट के अंदर, दक्षिणी वियतनाम के अंदर किसने, फ्रांस ने साउथ पार्ट में भी वियतनाम के लगभग 50,000 सैनिकों को भेज दिया और ब्रिटेन से कहा चल भाई यूके तो निकल, अब पूरी वियतनाम को फ्रांस अकेला देख लेगा। फ्रांस पावरफुल हो तो चलेगा था भाई। इस तरीके से पूरा कब्जा फ्रांस का हो गया। लेकिन भाई इसी बीच फ्रांस को ये लगा कि किसी भी तरीके से अब वियतनाम को हम निकलने नहीं देंगे अपने हाथ से। उसको ये विश्वास हो गया था कि हम ही जीतेंगे, जीत हमारी ही होगी। दोस्त चाइनीज़ जो नेशनलिस्ट थे उनकी क्रांति हुई थी भाई 1949 में। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा से हो ची मिन्ह का सपोर्टर रहा है भाई चाइना, क्योंकि चाइना भी सोशलिज्म को फॉलो करता है, साम्यवाद को फॉलो करता है। और ये विश्वास था फ्रांस को कि चाइना हमारा साथ देगा, क्योंकि भाई चाइना की वो चलती है, चाइना की राजधानी शंघाई, बहुत साथ देगा भाई हमारा। लेकिन भाई हुआ ये कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, चाइना ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। वियतनामियों ने गोरिल्ला वॉर शुरू कर दिया, किसी भी तरीके से फ्रांसीसियों को भगाना है यहाँ से। गोरिल्ला वॉर, ये गोरिल्ला वॉर बड़ा भयंकर वॉर है। सबसे पहली बार ये हुआ था जब फ्रांसीसियों के अगेंस्ट में वियतनामियों ने इसको इस्तेमाल किया था। पेड़ों के पीछे छुप छुप के जहाँ पे भी सेना दिख जाए पकड़ के पेल देते थे, मार देते थे जान से। वहीं से इस गोरिल्ला वॉर ने वियतनामियों को दोस्तों जितवा दिया, छुप छुप के मारते थे। लेकिन दोस्त इस पीछे घटना हो गई। घटना क्या हुई, फ्रांस ने हाईफंग बंदरगाह पे, कहाँ पे, हाईफंग बंदरगाह, हाईफंग पोर्ट पे 1946 में अटैक कर दिया। और इस अटैक के अंदर लगभग 6000 वियतनाम के लोग मारे गए। वियतनाम पगला गया, वहाँ के हो ची मिन्ह पगला गया, ये क्या चल रहा है, वियतनामी लोगों को मारा जा रहा है। इसी चीज़ को दोस्त देखते हुए फ्रेंच के अंदर 1946 से 1954 के बीच बहुत तगड़ा वॉर शुरू हो गया, जिसको गोरिल्ला वॉर, वियतनाम वॉर के नाम से भी जाना गया। अब इस वॉर के अंदर फ्रेंच इंडो चाइना वॉर, जिसको नाम से दोस्तों जाना गया, इस वॉर के अंदर हुआ ये कि अब वियतनामियों ने फ्रांस को भगाने की सोच ली, फ्रांस को हराना है। लेकिन फ्रांस को ये उम्मीद था कि जीत उसकी होगी। फ्रांस को ये लग रहा था, वियतनामियों को ये लग रहा है कि जीत हमारी होगी। एक डिटर्मिनेशन उनके अंदर ऐसा था, और सच में यही हुआ, वियतनामियों की जीत हुई। कहानी की शुरुआत दोस्तों होती है यूँ, कुछ यूँ इस तरीके से समझना। पहले दोस्तों आपको पता है कि बाउडे की सरकार बना दी गई थी
कठपुतली सरकार थी दोस्तों, बाउडी की सरकार साउथ वियतनाम के अंदर। फ्रांस देख रहा था पूरा वियतनाम, इसको बना दिया गया था, ये तो कठपुतली था। और 1949 में दोस्तों सरकार तो बनाई गई, लेकिन इसी टाइम 1949 में ही चाइना के अंदर रेवोल्यूशन हो गया कि सरकार कौन सी बेहतर है, उदारवादी या साम्यवादी। और इस रेवोल्यूशन के अंदर जो साम्यवादी को फॉलो करने वाले थे वो जीत गए, जिनका नेता बना माओ से तुंग। माओ से तुंग की दोस्तों जीत हुई और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में दोस्त बन गया। अब यहाँ पे भी साम्यवाद आ गया, वियतनाम हो ची मिन सही पकड़े हो, समझ गया भाई साम्यवादी आ गया है, मजा आने वाला है। अब हुआ ये कि चाइना ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, किसका, नॉर्थ वियतनाम, हो ची मिन के वियतनाम वाले पार्ट को, उत्तरी वियतनाम को। फ्रांस पगला गया, ये क्या भाई सपोर्ट कर रहा है चाइना, तो चाइना ने बोला बेटा मैं क्या, मेरा साथी रसिया भी सपोर्ट करेगा। अब तो रसिया भी दोस्त नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अमेरिका पगला गया भाई, अगर सोवियत संघ और चाइना ऐसे सपोर्ट करते रहे ना नॉर्थ वियतनाम को, है तो साउथ ईस्ट कंट्री में चाहे सिंगापुर हो, सिंगापुर से लेकर फिलीपाइंस तक सबके सब साम्यवादी बन जाएंगे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। अगर सोवियत यूनियन भी आ गया ऐसा तो यही होने वाला है। अमेरिका डर गया, बौखला गया, पगला गया। अमेरिका ने दोस्तों क्या किया, हेल्प करनी स्टार्ट कर दी, किसकी, फ्रांस की, कि जा बेटे फ्रांस लड़, दबा के लड़, तेरे पीछे तेरा भाई अमेरिका खड़ा है, कुछ भी नहीं होगा तेरे को। वाह भाई, इसी चीज को देखते हुए बाउडी की सरकार को मान्यता दे दिया अमेरिका ने कि बाउडी तू देख ले, ये बाउडी तो तलवार चाटता था अमेरिका का, ये क्या कर सकता था भाई, इसके हाथ में भी कुछ रहा नहीं, ये क्या कर पाता। अमेरिका सोचा कि अब कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा। अमेरिका ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम दिया मिलिट्री कमिटीज, और इस कमेटी में ऐसे पावरफुल बंदे को भेजा जो एडवाइजर थे, सलाह देते कि कैसे क्या करना है। इस कमेटी को भेज दिया अमेरिका ने, कहाँ पे, साउथ वियतनाम में। जाओ भाई साउथ वियतनाम के अंदर और एडवाइजर दो, अपनी एडवाइजरी दो, ताकि ये जो है ना साम्यवादी जो नॉर्थ वियतनाम के अंदर उत्पात मचा रहे हैं, हो ची मिन की ऐसी तैसी करनी है। दोस्त इस तरीके से क्या हुआ, साउथ वियतनाम में भेज दिया गया, जिसकी कैपिटल साइगोन हुआ करती थी। साइगोन किसकी कैपिटल थी, साउथ वियतनाम की। इस तरीके से दोस्त मिलिट्री एडवाइजर आ गए। अब यहाँ पे अमेरिका ने फ्रांस की हेल्प करने दवा की स्टार्ट कर दी कि किसी भी तरीके से अब हमें जीतने नहीं देना है। दोस्त इसी बीच हुआ ये कि फ्रांस ने, आपको पता है कि जब कोरियन वॉर चल रहा था 1950 से लेकर 1953 तक, तो उस वॉर के अंदर फ्रांस ने भी अमेरिका की हेल्प करी थी बाई मिलिट्री के भेज कर। आपको पता है दोस्त कि 1950 के अंदर सेम कहानी थी यार, कोरिया भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपको पता है, नॉर्थ और साउथ, पूरी वही कहानी हुई। नॉर्थ ने साउथ पे अटैक कर दिया, नॉर्थ सोशलिज्म को मानता था और साउथ कैपिटलिज्म को मानता था। तो अब नॉर्थ वाले पार्ट के लिए जिसका अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, फ्रांस ने उसके लिए मिलिट्री भेजी थी। तो भाई अमेरिका लगा भाई फ्रांस ने भी तुम्हारी हेल्प करी थी, तो अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम फ्रांस की भी हेल्प करें। अमेरिका ने क्या कहा कि जो भी वियतनाम के अंदर फ्रांस खर्च कर रहा है उसका टोटल का 75% अकेले कौन, अमेरिका खर्च करेगा। सोच लो यार, यानी कि अमेरिकी वॉर, यानी कि जो वियतनाम वॉर चल रहा है, उस वियतनाम वॉर के अंदर फ्रांस का जो भी खर्चा होगा उसका 75% सारा खर्चे का भार अमेरिका लेगा। और फ्रांस को लग रहा भाई वाह भाई अमेरिका तूने तो मौज कर दी, अब तो फ्रांस की जीत पक्की है। वियतनाम कह रहे बेटा देख ले सपने, देख ले सपने, देख ले है। उसको ये नहीं लगा कि अब वियतनामी उठ चुके हैं, पगला देंगे अब इसको। दोस्तों हुआ ये कि जिनेवा में कॉन्फ्रेंस चल रहा था 1954 के अंदर। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए हो रहा था जिनेवा के अंदर, ये डिसाइड करने के लिए कि अब कोरिया का भविष्य क्या होगा। कोरिया का दो पार्टीशन हो चुका है, नॉर्थ में साउथ में। तो इसी समय ये मुद्दा भी उठाया गया कि वियतनाम का भी तो दो पार्टीशन है, उस पर भी बात करो, उस पर क्यों नहीं बात करते हो। यहाँ पे मुद्दा उठा, जैसे महाशक्ति पगला गए। जिनेवा कॉन्फ्रेंस चल ही रहा था दोस्तों। इसी टाइम दियन बियन फू के अंदर फ्रांस के अगेंस्ट में वियतनाम के लोग खड़े हो गए। अब हमें क्या करना है, युद्ध करना है, हमें फ्रांस को भगाना है और वियतनाम को आज़ाद करवाना है। दोस्त 80 किलोमीटर दूर तक, सुनना भाई, दियन बियन फू नॉर्थ वियतनाम के अंदर, उत्तरी वियतनाम के अंदर एक जगह का नाम है। उस जगह पे सभी लोग मिल गए, इकट्ठे हो गए
और जो भी उनके तोप है, बंदूक है, उनको दोस्तों हाथों से घींच कर लगभग 80 किलोमीटर दूर लेकर गए। कौन? वियतनाम के वो लोग जो हो ची मिन्ह के साथ थे, जो वियतनाम के, उत्तरी वियतनाम की बात कर रहा हूँ स्पेशली, वो लोग जो आज़ादी चाहते थे, 80 किलोमीटर दूर तक दोस्तों लेकर चले गए। और उसी टाइम धावा बोल दिया जहाँ पे फ्रांस के मिलिट्री बैठे हुए थे। दोस्त 15,000 मिलिट्री एक साथ बैठे हुए थे। चुस क्या ले रहे थे? इतने में वियतनाम के ये आर्मी पहुँच गई वहाँ पे, फुल घींच कर रहे पहुँची ना यार। वो टाइम मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसे उन्होंने ये कर लिया, इम्पॉसिबल चीज़ था ये तो। और वो पहुँचे, उन्होंने धावा बोल दिया। अमेरिका ने सोचा भाई वियतनाम में क्या कर दिया ये, वियतनामियों ने तो भाई फ्रांस पे कब्जा कर दिया। दैट मीन्स फ्रांस के जो जितने भी मिलिट्री वगैरह बैठी हुई थी उन पे कब्जा कर लिया। अब क्या होगा? अमेरिका को लगा क्यों ना परमाणु बम फेंक देता हूँ, वियतनाम को उड़ा ही देंगे। हैं? अमेरिका को लगा बेटा अब वो टाइम नहीं है, जब जापान पे उसने छोड़ दिया था तब कुछ भी नहीं होगा। पीछे तेरा बाप बगल में बैठा है सोवियत यूनियन, वो दोस्त वो भी कुछ भी नहीं, तो वो भी पावरफुल था उस टाइम, बेशक आज नहीं। तो सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों के सामने सामने की दोस्तों युद्ध थी ये, कोल्ड वॉर, समझे आप। अगर अमेरिका ऐसी गलती करता तो सोवियत संघ तो नेस्तनाबूद कर देता, पूरी दुनिया तबाह हो जाती। अमेरिका ने ये बात सोचकर पीछे हट गया, नहीं भाई परमाणु बम नहीं फेंकूंगा, वरना कहीं ना अमेरिका ने फेंका तो भाई सोवियत संघ ना फेंक दे, दुनिया भर के अंदर ये तबाही न मच जाए। इसी चीज़ को देखते हुए अमेरिका ने कोई एटम बम तो नहीं फेंका, लेकिन इन सभी सैनिकों पे अटैक कर दिया फ्रेंच सोल्जर के ऊपर वियतनामियों ने। और जैसे ही अटैक किया सभी सेनाओं को घेर लिया गया, और घेरने के बाद अपने आप ही दोस्तों क्या हुआ, फ्रेंच की सेनाओं ने हार मान लिया 7 मई 1954 को। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी औपनिवेशिक कंट्री के द्वारा, गुलाम कंट्री के द्वारा यूरोपीय महाशक्ति को अपने तलवे चटा दिए गए, अपने घुटनों के बल पे दोस्त टेकने के लिए मजबूर कर दिया गया विदेशी शक्ति को, वो भी यूरोपियन शक्ति को। पहली बार ऐसा हुआ। और दोस्त इस तरीके से फ्रांस हार मान गया। दोस्त वियतनामियों की इस डिटर्मिनेशन को दुनिया भर ने तो किया ही किया, तारीफ फ्रांस ने भी किया कि पहली बार ऐसा है कि फ्रांस को अपने घुटनों के बल टिकवाने के लिए मजबूर कर दिया गया वियतनामियों के द्वारा। वियतनामियों भी के लिए फ्रांस ने भी तालियां बजवाई थी उस टाइम। दोस्त अब टाइम आता है 21 से 22 जुलाई, ये दोस्त 2 दिन, 21-22 जुलाई का दिन था। देखो इससे पहले आपको बताया था कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस चल रहा था, इसी बीच अटैक कर दिया था। अब जिनेवा कॉन्फ्रेंस में वापस जाना था फ्रांस को, वापस गया ही नहीं। वो किस मुंह लेकर वापस जाएगा, वो तो वियतनाम से हार कर आया हुआ है, वापस ही नहीं गया वो। अब दोस्त 21 और 22 जुलाई का टाइम था 1954 के अंदर एग्रीमेंट हुआ, और एग्रीमेंट के तहत डिसाइड किया गया कि अब वियतनाम को 2 पार्ट्स में हम लीगली तरीके से डिवाइड कर देंगे। एक नॉर्थ वियतनाम होगा और एक साउथ वियतनाम होगा, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। और दोस्त अक्षांश की 17वीं समानांतर से इसको डिवाइड किया गया था। अगर अक्षांश रेखा देखें हम तो उसकी 17वीं समानांतर से इसको डिवाइड किया गया था और नॉर्थ और साउथ में बांट दिया गया था। और दोस्तों इस तरीके से 2 मार्च 1946 से दो चली आ रही थी इनकी कहानी, हो ची मिन्ह की कहानी। क्योंकि जब जापान गया था तो जापान को लग रहा था कि 1954 में भाग गया था वो, तो उसको लग रहा था कि जब फ्रांस वापस आएगा तो उसको कुछ मुसीबत खड़ी कर देता हूँ। तो जापान ने उस टाइम ही हो ची मिन्ह के लिए नॉर्थ वियतनाम के अंदर सभी सरकारी दफ्तरों पे, मिलिट्रीज पे, संसद पे, सभी कानून बनाने वाली संस्थाओं पे सभी हो ची मिन्ह का कब्जा करवा दिया था। जाओ भाई कब्जा कर लो, मैं तो चाह रहा हूँ फ्रांस आएगा उसको दिक्कत होगी। इसका इसने फ़ायदा उठाया था। दोस्त पूरी उत्तरी वियतनाम पे इसका ही शासन चल रहा था, कब्जा हो चुका था। ठीक है, तो आगे चल के क्या हुआ है भाई, हो ची मिन्ह इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ द नॉर्थ वियतनाम, जो उत्तरी वियतनाम है उसका राष्ट्रपति हो ची मिन्ह को बनाया गया, जिसकी राजधानी हनोई थी। क्या राजधानी थी? हनोई, नॉर्थ वियतनाम की। अब बच गया साउथ वियतनाम, वही दलाल कह रहे हो इसका, अमेरिका का चटुआ, फ्रांस का तलवा चाटने वाला। अब ये बन गया कहाँ का? साउथ वियतनाम का। अगर भाई ये साथ देता तो सारे वियतनाम एक साथ नहीं हो जाते। ये बोलता नहीं हम तो साउथ वियतनाम को देखेंगे। बाउडी इसको बना दिया गया साउथ वियतनाम का राष्ट्रपति, शासक बन गया, जिसकी राजधानी साउथ वियतनाम की राजधानी दो जिनेवा और साइगोन
दोनों हुआ करते थे और इस तरीके से ये कैपिटल बनी। आगे चल के दोस्त इसी एग्रीमेंट के अंदर जो 21 और 22 जुलाई के बीच में जो एग्रीमेंट हुई थी, इसी एग्रीमेंट में एक बात और कही गई थी कि 2 साल के अंदर इन वियतनामियों में यानी कि साउथ और नॉर्थ में इलेक्शन होगा और इस इलेक्शन के बिहाफ पे दोनों को एक किया जाएगा, जो जीत जाएगा वो राज करेगा। ये डिसाइड हुआ था और ये भी डिसाइड किया गया था इस एग्रीमेंट के अंदर कि वियतनाम के साथ लाओस और कंबोडिया को भी आज़ाद कर दिया जाएगा। 1949 में दोस्त इसको आज़ाद कर दिया गया था दोनों को, लेकिन फ्रांस के अंडर में ही ये रह रहे थे कहा जाए तो, ठीक है। एक्चुअली में आज़ादी इनको नहीं मिली थी। आगे चल कर दोस्तों हुआ ये कि इलेक्शन करवाए गए। उस इलेक्शन के अंदर नॉर्थ वियतनाम में तो भाई हो ची मिन्ह की दबदबा थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साउथ वियतनाम के अंदर भी हो ची मिन्ह का दबदबा चल रहा था। लेकिन एक जनमत संग्रह करवाया था अमेरिका ने, उसमें कहा गया अच्छा भाई ये क्या है, नॉर्थ वियतनाम के लोग तो चाहते हैं लेकिन साउथ वियतनाम के लोग नहीं चाहते हो ची मिन्ह को, क्योंकि तो सोशलिज्म को फॉलो करता है। इसी को देखते हुए एक जनमत रेफरेंडम करवाया गया। इस रेफरेंडम के अंदर ये साबित हुआ कि नहीं चाहते, वो कैपिटलिज्म को चाहते हैं और इलेक्शन में दोस्त गड़बड़ी हुई, अमेरिका ने ये कहा, क्योंकि जो वोट डाले गए हैं वो ज़्यादा है वहाँ की जनसंख्या से, यानी कि कुछ गड़बड़ी हुई है और इस गड़बड़ी के लिए अमेरिका पगला गया। अमेरिका लगा नहीं भाई हम नहीं मानते। लेकिन दोस्त होता क्या, आप पूरी उत्तरी वियतनाम पे तो हो ची मिन्ह का राज चल रहा है, साउथ वियतनाम में अमेरिका के द्वारा बनाई गई कठपुतली सरकार जो कि बाउडी की सरकार चल रही है। अब यहाँ पे आते हैं जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति है, ये यूएस का दोस्त प्रेसिडेंट आइजनहोवर। ये क्या सोचते हैं कि अगर यहाँ पे इलेक्शन के अंदर जीत जाता है वियतनाम का हो ची मिन्ह उत्तरी वियतनाम का, तो पूरे वियतनाम के अंदर नॉर्थ और साउथ दोनों में ही साम्यवादी आएगी। साथ ही साथ पूरे ही इसके आस पड़ोसी सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, लाओस एंड दोस्त कंबोडिया, सब जगह क्या है साम्यवादी सरकार आ जाएगी। ये डर गया, क्यों भाई यूएसएसआर तो साथ है भाई नॉर्थ वियतनाम के, तो ये भी पगला गया इतने में। तो इसी के बाद दोस्त साउथ वियतनाम जिसकी राजधानी दोस्त साइगोन हुआ करती थी, क्या हुआ रेफरेंडम यहाँ पे करवाया गया, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। यहाँ का दोस्त राष्ट्रपति बना दिया गया साउथ वियतनाम का। इसने बोला कि चलो उत्तरी वियतनाम को हो ची मिन्ह देख ले, अमेरिका ने ये कह दिया, लेकिन साउथ वियतनाम अमेरिका के अंडर में रहेगा। और इसके लिए अमेरिका ने क्या किया, एक राष्ट्रपति बनाया साउथ वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम का, इसको बना दिया। 1950 से ये अमेरिका में रह रहा था। वहाँ के दोस्तों अमेरिका और फ्रांस के जो मित्र राष्ट्रों के कुछ ग्रुप्स थे उसका भी मेंबर रह चुका है। अमेरिका ने क्या किया, साउथ वियतनाम का कठपुतली सरकार बना दिया, जो कि 1950 से अमेरिका में ही रह रहा था। तो अमेरिका को इसको विश्वास लगा कि नहीं अच्छा बंदा है। अमेरिका ने साम्यवादी को रोकने के लिए ही एक और एग्रीमेंट किया जिसका नाम था साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सीटो के नाम से जाना जाता है, 1954। दोस्त अब क्या होता है यार कि इस एग्रीमेंट के तहत जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं, दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का जो संघ है, उन कंट्रियों के अंदर साम्यवादी ना फैले, सोशलिज्म ना फैल जाए, इसलिए ये संधि किया गया और अमेरिका उन कंट्रियों को हेल्प देगा। वाह भाई, हेल्प देगा अमेरिका ताकि ना फैल जाए। तो इसलिए दोस्त अमेरिका ने साउथ वियतनाम पे अपना कब्जा बनाए रखा और सीटों की स्थापना करी 1954 के अंदर, ताकि सोशलिज्म को रोका जा सके। वियतनाम में दोस्त जैसे ही उसने अपनी सरकार बनाई, उत्तरी वियतनाम के लोग पगला गए कि बस अब बर्दाश्त नहीं होता, हमारे ही कंट्री के लोगों पे कोई विदेशी ताकत शासन करे, ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। आगे चल के दोस्तों क्या हुआ, वियतनाम में अमेरिका के अगेंस्ट में युद्ध की शुरुआत कर दी, वॉर की आगाज कर दी। अब शुरुआत होगा युद्ध जापान के बाद फ्रांस से, फ्रांस के बाद अब युद्ध शुरू होगा अमेरिका से। अब कहानी थोड़ी और इंटरेस्टिंग है। ऐसा क्यों? इंटरेस्टिंग कहानी के लिए भाई अब थोड़ा जानना होगा, क्योंकि अमेरिका और वियतनाम के बीच अब युद्ध स्टार्ट होगा। अब इस युद्ध के अंदर अमेरिका की हार भी होगी, इसलिए इंटरेस्टिंग कहानी होगी। अब ये चलो दोस्तों जानते हैं। देखो, एक तरफ था पूरा वियतनाम, दूसरी तरफ था पूरा अमेरिका। अब इन दोनों के बीच में ये युद्ध पूरी दुनिया ने लाइव टेलीकास्ट टेलीविजन पे देखा, जिसमें अमेरिका की इतनी गंदी तरीके से हार होगी किसी ने सोचा ही नहीं था। दोस्त, अमेरिका के द्वारा
साउथ वियतनाम के अंदर बनाया गया शासक नगो दियम नाम था इसका, नगो दियम कहते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है। तो नगो दियम भाई इतना क्रूर था, इतना भ्रष्टाचारी था, साम्यवाद का विरोधी था, बहुत भ्रष्टाचारी था। नगो दियम की दोस्तों सरकार पूंजीपति पैसे वाले लोगों के द्वारा चल रही थी बस। लेकिन दोस्त ये इतना ज़्यादा तानाशाही बन चुका था कि दक्षिणी वियतनाम के लोग इसके अगेंस्ट में खड़े हो गए थे कि ये शासक बड़ा कमीना है, इसको हटाना है, कि अमेरिका का ये पाला हुआ कुत्ता है, अब इसको भगाना है। दक्षिणी वियतनाम के लोग इसके अगेंस्ट में खड़े हो गए। खड़े ही नहीं हुए, एक संगठन तक बना लिया। उस संगठन को बनाने वाले लोगों ने उस संगठन का नाम दिया NLF, नेशनल लिबरेशन फ्रंट, दैट मीन्स राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा। और इस मुक्ति मोर्चा को साउथ वियतनाम के अंदर बनाया गया, जिसको अमेरिका ने वियत कोंग कहा। अमेरिका ने कहा ये NLF है ना, NLF ये वियत कोंग है को, क्योंकि ये वियत मिन, दैट मीन्स होची मिन का ही ये सपोर्टर है, क्योंकि जो भी अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा होगा उसको विरोधी पार्टी का साथी कह देगा, यही ना होता है अक्सर दोस्त, यही हुआ। और NLF को, जिसको अमेरिका ने वियत कोंग कहा, इसको अमेरिका ने कहा कि ये तो होची मिन के द्वारा लगता बनाया गया है, क्योंकि अमेरिका के अगेंस्ट में खड़ा कैसे हो गया दोस्त। इस तरीके से अब साउथ वियतनाम के अंदर होची मिन को एक रास्ता दिख गया कि साउथ वियतनाम के अंदर NLF का दुश्मन भी वही है जो होची मिन उत्तरी वियतनाम का दुश्मन है दोस्त। इस तरीके से क्या हुआ, अब NLF का साथ देना स्टार्ट कर दिया होची मिन ने उत्तरी वियतनाम में। और दोस्तों इस तरीके से आगे चलकर अगर देखा जाए यार, तो तमाम घटनाएं, जैसे कि दोस्त वियतनाम के अंदर जो बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अब उनको भी लगता साउथ वियतनाम के अंदर ये कैसे हम पे अत्याचार हो रही है बहुत ज़्यादा। तो दियम है ना भाई, ये बड़ा अजीब बंदा, भ्रष्टाचारी, जनता की सुनता ही नहीं। आपस में भाई लोग क्या करते, बहुत भिक्षु वगैरह थे, उन्होंने आपस में अपने आप को जलाना स्टार्ट कर दिया, तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दिया, जिसको लाइव टेलीकास्ट किया गया। अमेरिका के अंदर भी लोगों ने देखा, अमेरिका के लोगों ने कहा भाई ये क्या हो रहा है, बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये तो अमेरिका की सरकार ऐसी कर रही है। सरकार चेंज, अब आ गया नया राष्ट्रपति जिसका नाम था जॉन एफ कैनेडी। 1961 में जब ये आया तो तबाही लेके आया। अब हुआ क्या दोस्त, क्यूबा वॉर हो गया 1961 के अंदर। जॉन एफ कैनेडी जब आया दोस्त, क्यूबा वॉर तो चल ही रहा था उस टाइम, क्यूबा वॉर एक झंझट सा हो गया, क्योंकि अमेरिका इस वॉर के अंदर लग गया था उस टाइम तो क्यूबा के अंदर। लेकिन बे ऑफ पिक्स में असफलता के बाद बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी। किसकी दीवार दोस्त, बर्लिन को, जर्मनी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पता होना चाहिए दोस्त, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी का सोवियत संघ जन्मदाता है, अन्नदाता, करता धरता, और पश्चिमी का अमेरिका। सेम वही घटना यहाँ पे भी होनी स्टार्ट हुई। लेकिन दोस्त बर्लिन की ही तरह ये सारी घटना जो हुई, इसने एक जगह दिया कि अभी कुछ करना पड़ेगा। क्या किया, अमेरिका को लग रहा है कि साउथ वियतनाम में नगो दियम साला कर क्या रहा है, इसके होते हुए है वियत कोंग बन रहा है, NLF संगठन बनाया जा रहा है, आंदोलन हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा। उसने क्या किया दोस्त, नगो दियम को हटा दिया कुर्सी, चल बेटा तू निकल, तेरा पत्ता साफ कर देते हैं। उसके जगह पे तमाम नए नए और भी शासक आए गए, बहुत सारे चेंज किए गए। लेकिन उसी बीच में जो सबसे लास्ट में बंदा आया वो ये था, इसका नाम क्या था दोस्त, नगोयेन बिएन थियू। नाम याद रखना यार, नगोयेन बिएन थियू। दोस्त इसको प्रेसिडेंट बना दिया साउथ वियतनाम के अंदर अमेरिका के द्वारा। 1967 से लेकर 1975 तक किसने राज किया, साउथ वियतनाम में। हुआ ये दोस्त इसी बीच जॉन एफ कैनेडी का पत्ता साफ कर दिया गया, डैट मीन्स उनकी हत्या, मर्डर कर दिया गया उनकी, जॉन एफ कैनेडी की। जब जॉन एफ कैनेडी का दोस्तों मर्डर हुआ तो इस बीच जॉनसन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ये बन गए तो हुआ ये कि दोस्त 1964 के अंदर ना दो घटना हुई, और ये घटना हुई थी कहाँ पे, गुल्फ ऑफ टोकिन की खाड़ी में। याद करो, टोकिन हो गया, नाम हो गया, और कोचिन चीन हो गया। पूरे वियतनाम के तो 3 ही पार्ट्स ऊपर से लेकर नीचे तक। तो जो टोकिन है वहाँ पे दोस्त 2 खाड़ी हैं, तो उन दोनों ही जगह पे इंसिडेंट हो गए, घटना होगी, बम गोले बारूद फेंके गए, मतलब कल वॉर सा हो गया था। लेकिन ये वॉर किसके अगेंस्ट में हुआ, किसके लिए हुआ, ये आज तक नहीं पता चला है। लेकिन अमेरिका ने अपनी संसद में ये कहा
किसने? जॉनसन ने, कि ये जो टोक्यो में जो इंसिडेंट हुए हैं ना, हैं, ये तैयारी चल रही थी अमेरिका पे अटैक करने के लिए। दैट मीन्स अब अटैक किया जा रहा है हम पे। अमेरिका ने संसद में ये कह दिया, कांग्रेस ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो उड़ा डालो उनको। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्त, अमेरिका के अंदर अमेरिका का राष्ट्रपति जब तक किसी कंट्री पर अटैक नहीं कर सकता जब तक वहाँ की कांग्रेस और सीनेट के द्वारा, सीनेट सबसे पहले भाई, जब तक उसको परमिशन ना मिल जाए। इससे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर भी, वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर भी अमेरिका पहले युद्ध में नहीं आया था। वो मजबूर है अपनी सीनेट को लेकर। सीनेट जब तक नहीं परमिशन देगी जब तक अमेरिका किसी कंट्री पर अटैक नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना दोस्त। इसी तरीके से क्या हुआ, अब दोनों इंसिडेंट के बाद अमेरिका को बहाना मिल गया। अमेरिका 1964 में फुल नहा धो के बैठा हुआ था, हथियार लेके फोड़ डालूंगा वियतनाम को। इस चीज़ को दोस्तों देखकर 1964 में अमेरिका की इस ज्वालामुखी जो अंदर भड़की है ना उसने क्या कर दिया, जॉनसन के अंदर डाल दिया आग और कर दिया स्टार्ट 1965 के अंदर वॉर। दोस्त 1964 के एंड में ही जाके ये ज्वालामुखी जग चुकी थी अमेरिका के अंदर, जिसको 1965 में फोड़ दिया उसने। और इस तरीके से वियतनाम वॉर स्टार्ट होता है, जिसको ऑपरेशन रोलिंग थंडर नाम दिया जाता है। ऑपरेशन रोलिंग थंडर के तहत दोस्त अमेरिका ने बमबारी करनी स्टार्ट कर दी। कहाँ पे? वियतनाम के अंदर। उत्तरी वियतनाम को फोड़ डाला, तमाम जगह पर दोस्तों से बमबारी स्टार्ट कर दी, तमाम जगह पे। अब एक चीज़ देखो ना दोस्त, 1964 में अमेरिका ने ये सब करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ऑफिशियल रूप से वियतनाम वॉर की डिक्लेरेशन नहीं हुई थी। क्या सच में वियतनाम वॉर शुरू हो गया? इसकी तो डिक्लेरेशन नहीं हुई, इसकी घोषित या कैसे तो घोषणा नहीं हुई, लेकिन वॉर शुरू हो गई थी। इसका अनुमान हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि 1964 के अंदर अमेरिका की सैनिक वियतनाम के अंदर सिर्फ 23,000 थी। एक साल बाद जस्ट 1965 के अंदर अमेरिका की सैनिक 1,81,000 हो गई, 1,81,000 हो गई। क्या जरूरत है भाई इतने सैनिक बढ़ाने की? यानी कि अमेरिका पूरा हाथ धो के नहा धो के बैठा हुआ था कि मौका मिल जाए हैं फोड़ डालेंगे। यानी कि युद्ध की स्टार्टिंग हो चुकी है। वियतनाम समझ गया, अच्छा बेटा युद्ध की स्टार्टिंग हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से भी हेल्प मिलनी स्टार्ट हो गई, पैसों में, दैट मीन्स मिलिट्री वगैरह सब में हेल्प मिलनी स्टार्ट हो गई। वियतनाम चौंक गया, अब भाई ये क्या चीज़ है यार। इतने में उत्तरी वियतनाम ने सोचा हो ची मिन्ह ने कुछ करना पड़ेगा, इसलिए क्या किया, उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम तक पूरा खोद कर एक सुरंग बना दी। क्यों? क्योंकि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह, दिएन मिन्ह है ना जो उसका संगठन है, क्या करेगा, दक्षिणी वियतनाम के NLF का सहयोग करेगा, हेल्प करेगा। दक्षिणी वियतनाम भी है वहाँ की सरकार को विरोध कर रहे हैं, और हो ची मिन्ह भी यही चाहता है। उत्तरी वियतनाम चाहता क्या है कि वहाँ की सरकार का विरोध करे, वो वहाँ की सरकार जो कि अमेरिका के कठपुतले उसको भगाए और दक्षिणी और उत्तरी मिल जाए, साउथ और नॉर्थ आपस में मिल जाए, यही तो चाहता है हो ची मिन्ह। और हुआ क्या, इस सुरंग को हो ची मिन्ह पगडंडी का नाम दिया गया। इस सुरंग को हो ची मिन्ह पगडंडी का नाम दिया गया। दोस्त एक एक करके अब नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम की हेल्प करनी स्टार्ट कर दी, जिसके अंदर चाइना और USSR दैट मीन्स सोवियत यूनियन ने भी इसमें काफ़ी बड़ा अपना हेल्प यानी कि सहयोग दिया। इसी बीच दोस्तों एक चैनल बनाया गया जिसका नाम था ट्रांसपोर्टेशन चैनल, जिसके तहत हो ची मिन्ह को सभी जानकारी मिलनी स्टार्ट हो गई कि कहाँ पे किस रास्ते से हमें लेकर जाना है। क्योंकि अगर एक विज़न नहीं होगा, क्लियर प्लानिंग नहीं होगा, युद्ध में हार जाओगे। ये चीज़ हो ची मिन्ह जानता था, उसने सब कुछ प्लानिंग के साथ किया। और दोस्त एक एक करके देखते ही देखते क्या हुआ, लाओस और कंबोडिया से दोस्त ये सुरंग होकर निकलती थी। हो ची मिन्ह पगडंडी जिसका नाम बताया मैंने, ये लाओस और कंबोडिया से होकर निकलती थी। इसका बड़ा फायदा हो ची मिन्ह को मिला, इसने भाई कर दिया आगाज, कर लो युद्ध की तैयारी, NLF को हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। आगे चल के दोस्त क्या होता है द टेट ऑफेंसिव। ये बड़ी घटना हुई कोरियन वॉर के बाद, क्यूबा मिसाइल संकट के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, फर्स्ट के बाद समझ कि वियतनाम वॉर बड़ी भयंकर हुई। क्यों दोस्त? वियतनाम वॉर की स्टार्टिंग या सेंटर पॉइंट कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट, चरम बिंदु, बहुत सारे पॉइंट कहे गए, वो था टेट ऑफेंसिव, टेट आक्रमण। इस आक्रमण को टेट आक्रमण इसलिए कहा गया क्योंकि दोस्तों जनवरी 1968 का महीना था, नया साल का समय था, और उस टाइम सभी लोग मिलकर आपस में एक शपथ सा ले लेते हैं कि हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था, अटैक स्टार्ट हो गया था, जिसको टेट आक्रमण का नाम दिया गया। क्या हुआ दोस्त, साउथ
वियतनाम के अंदर एनएलएफ ने अटैक कर दिया अमेरिका की सैनिकों के ऊपर। अमेरिका बौखला गया, पगला गया। आगे चल के दोस्त यूएस की एम्बेसी के ऊपर अटैक कर दिया गया साइगोन के अंदर। किसके? एनएलएफ के द्वारा। हो ची मिन खुश, अरे है एनएलएफ बहुत अच्छा कर रहा है, तो उड़ा दे ना अमेरिका को, मैं देख लूँगा तेरे साथ ना। नॉर्थ वियतनाम एनएलएफ का पूरा सपोर्ट कर रहा, पूरा। एनएलएफ कौन है बता? नेशनल लिबरेशन फ्रंट है, राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा, याद रखना, ठीक है। अब दोस्त स्टार्ट हो गया। साउथ वियतनाम पूरा सपोर्ट कर रहा, लेकिन दोस्त साउथ वियतनाम को नॉर्थ वियतनाम तो पूरा सपोर्ट कर ही रहा था, लेकिन इसको भी जो साउथ वियतनाम ये अटैक करे जा रहा है, अटैक किया जा रहा अमेरिका के ऊपर, दोस्त इसको भी अमेरिका ने दमन कर दिया। इसको क्या कर दिया? अमेरिका ने दोस्तों दबा दिया, इसको दबा दिया। बेचारा एनएलएफ को बहुत ज़्यादा इसके अंदर लॉस हुआ, उसके काफ़ी सैनिक मारे गए इसके अंदर। उत्तरी वियतनाम भी हेल्प कर ही रहा था, लेकिन अमेरिका को ने इसमें पूरा दबा दिया उसको। लेकिन इसका पूरा फ़ायदा उठाया एनएलएफ ने। क्यों? देखो, जब भी आप कोई अच्छा काम कर रहे हो ना, और जब भी आपको दबाने की कोशिश करेगा, तो ये मत सोचो कि आप दब गए, मर के, कट गए, मसल गए। नहीं, आपकी लोकप्रियता और बढ़ेगी। लेकिन समझे, आपकी लोकप्रियता, आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। यही चीज़ हुआ एनएलएफ के द्वारा। एनएलएफ कहता है कि जितना अटैक करना है कर लो, पूरी दुनिया को बताएंगे अमेरिका की असली चेहरा क्या है, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दोस्त यही हुआ। क्या हुआ दोस्त? नॉर्थ वियतनाम के द्वारा एनएलएफ की पूरी सहायता करी गई, और जो भी घटना घट रही है, जो भी मारकाट चल रहा है अमेरिका के द्वारा, उसको लाइव टेलीकास्ट टेलीविजन पे कर दिया जाता। अमेरिका पकड़ा जाता। अमेरिका के अंदर के लोग ये बोलते कि अमेरिका कर क्या रहा है। दोस्त, अमेरिका के अंदर विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो गए हैं। क्या हुआ? अमेरिकी जो सैनिक जो साउथ वियतनाम के अंदर, उनका मनोबल सा गिर गया। भाई ये क्या चल रहा है? भर्ती अधिनियम लागू कर दिया अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा कि साउथ वियतनाम के अंदर हमारे सैनिक कम पड़ रहे हैं, काफ़ी सारे सैनिक मारे गए, इसलिए अमेरिका के अंदर भर्ती अधिनियम लागू किया जाता है। दैट मीन्स अनिवार्य भर्ती अधिनियम। अब सभी जितने भी 18+ हैं वो आओ जल्दी सेना में जाओ, ज्वाइन करो, सेना में शामिल हो। इससे प्रदर्शन होने स्टार्ट हो गए। क्यों भाई? हमारे देश के लोग किसी दूसरे देश में आए क्यों मरे कटे? यही सेम बात आज तालिबान के द्वारा कही गई। आपको पता है ना दोस्त, अफगानिस्तान की हालात के पीछे आज अमेरिका का रीजन है, अमेरिका ही जिम्मेदार है। आपको पता है दोस्त, अभी इस टाइम अमेरिका ने फिर क्या कहा? अमेरिका के लोग इस टाइम में आवाज़ उठा रहे थे, वही सेम बात कि तालिबान के लिए अमेरिकन मिलिट्री क्यों अफगानिस्तान के अंदर है, क्यों वो अपनी जान दे, उनको वापस बुलाओ। अमेरिका अपने सैनिक वापस बुलाए, तालिबान खड़ा हो गया। लो भाई झेल लो, देख लो, पूरी दुनिया देख रही है तांडव क्या चल रहा है इस टाइम। यही चीज़ दोस्तों यहाँ पे हुआ। वहाँ पे प्रदर्शन होने स्टार्ट हो गए है। अमेरिका ने देखते ही देखते जब लगा कि नहीं यार बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा, अमेरिका के ही अंदर, अमेरिका की सरकार के अगेंस्ट में अगर ऐसी होने घटनाएं स्टार्ट हो जाए, अमेरिका तो पगला जाएगा, बुखला जाएगा। यही हुआ। अमेरिका ने धीरे धीरे साउथ वियतनाम से अपने सैनिकों को घटाना स्टार्ट कर दिया। अमेरिका वापस बुलाना स्टार्ट कर दिया। और अमेरिका के पास दोस्त अब एक पूरा क्वेश्चन मार्क सा लग गया। क्या? ये नहीं कि अमेरिका कैसे अमेरिका से निकले या ना निकले, बल्कि क्वेश्चन ये निकल गया कि अमेरिका वियतनाम से कैसे निकले अपनी प्रतिष्ठा को बचाए हुए, क्योंकि इसकी हालत ढीली हो गई थी। अब उसकी हालत खराब हो गई थी। अब मुर्गा फंस चुका है, अब कटेगा ये मुर्गा, ये अब फड़फड़ाएगा। ये नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम पे 1972 पे अटैक कर दिया। ले अमेरिका पाड़ ले, सिर सामने खड़ो करके दिखा दे कुछ। अब क्या कर लेगा तू? अमेरिकी सैनिक वापिस आ गई। अभी उस प्रदर्शन हो रहे थे अमेरिका के अंदर, सुधरा नहीं है वो। नहीं भाई, कांग्रेस ने कहा, डेट मीन्स अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, पता है ना? जो वहाँ की लोअर हाउसेस को कांग्रेस कहते हैं, जो अपर हाउसेस को सीनेट कहा जाता है। अब अमेरिका की जो मिलिट्री वापस आ गई, जैसे साउथ वियतनाम पे अटैक किया और नॉर्थ वियतनाम में, है ना? अब अटैक किस पे किया? जो वहाँ की बचे हुए मिलिट्री वगैरह अमेरिका के, उन सब पे अटैक किया। लो भाई, यहाँ पे युद्ध करने स्टार्ट कर दिया इन्होंने। लेकिन क्या करते हैं भाई, 1964 से शुरू हुआ ये युद्ध 1972 में पहुँच चुके हैं, जब नॉर्थ ने साउथ पर अटैक कर दिया है। कहानी अभी खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त। कहानी जब नॉर्थ ने भी साथ देना स्टार्ट कर दिया साउथ का, लो भाई नॉर्थ साउथ लगा धड़ल्ले के साथ एनएलएफ भी मिल गया। हो ची मिन इधर नॉर्थ अमेरिका, दोस्तों नॉर्थ वियतनाम दोनों आपस में साथ आ गए। एनएलएफ और हो ची मिन की पावर मिल गई, आपस में मिलकर अमेरिका की ऐसी जैसे करने स्टार्ट हो गए। 1 साल दबा के युद्ध किया, तो 1972 में ही जाके दोस्त क्या हुआ, पीस एग्रीमेंट कर लिया। नॉर्थ वियतनाम मान गया, चलो ठीक है नहीं करते अटैक हम। शांति संधि की गई। अमेरिका ने अपनी सभी सैनिकों को नॉर्थ वियतनाम
पे अटैक करने से मना किया और साउथ वियतनाम से वापस अमेरिका भेज दिया। सबसे लास्ट में एक बचा हुआ था दोस्तों आर्मी में उसका बंदा सोल्जर, जो 1973 के लास्ट में चला गया वापस, और इस तरह के दोस्तों युद्ध बंद हुआ। नॉर्थ वियतनाम ने यानी कि उत्तरी वियतनाम ने साइगोन दैट मीन्स साउथ वियतनाम पे 1975 पे कब्जा कर लिया, उसको एक कर लिया। और दोस्त जो फेमस सिटी हुआ करती थी हनोई है, हनोई, उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नायक के नाम कर दिया गया, क्या, हो ची मिन सिटी। इस तरह के दोस्त अब नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम दोनों एक हो गए और अमेरिका बहुत गंदी तरह से हार गया इस युद्ध के अंदर। उसकी प्रतिष्ठा भी नहीं बची जो वो बचाने के लिए है क्या दिमाग लगाया जा रहा था, क्या करूं, कौन से तरीके निकालूं, मारे गया अब तो मैं, उसकी इज्जत चली गई। इतने लाखों डॉलर खर्च करने के बावजूद उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई। यही हुआ। और दोस्त यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम 1976, आखिर 1976 में वो दिन आ ही गया जब नॉर्थ और साउथ वियतनाम आपस में एक मिल गए। और क्या हुआ आगे चलकर दोस्त, अमेरिका के अगर देखा जाए उसकी पॉपुलेशन इस टाइम 20 करोड़ थी, लगभग 58,000 लोग वियतनाम वॉर के अंदर मारे गए। यही नहीं मेरे दोस्त, वियतनाम की बात करते हैं। इस टाइम वियतनाम की पॉपुलेशन 3 करोड़ थी, 70 लाख लोग इस समय में वियतनाम वॉर के अंदर मारे गए। दोस्त वियतनाम वॉर के अंदर जनहानि हुई, धन हानि हुई, लोग मरे तो मरे, लेकिन दोस्त इसी बीच लोगों के अंदर जो ज्वाला थी एक खुशी सी थी। वियतनाम के लोग खुशी के आंसू रो रहे थे। इस बात तो लेकर कि इतना संघर्ष करना पड़ा हमें, पहले जापान, फ्रांस, अमेरिका, किस किस को नहीं हराना पड़ा उन्हें यार, फिर भी हराए उन्होंने। इतना ही नहीं दोस्त, लगभग 60% गाँवों को अमेरिका ने नष्ट कर दिया था बमबारी के चक्कर में। पूरा साउथ वियतनाम खोखला कर दिया। उत्तरी वियतनाम में दोस्त काफ़ी बमबारी करी गई अमेरिका के द्वारा, पूरी इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया गया, ट्रेड नाम की कोई चीज़ नहीं बची। पूरे वियतनाम को दोस्तों फिर से जीरो से स्टार्ट करना था, पूरा तहस नहस कर दिया। उसकी इकोनॉमी दोस्तों पूरी बर्बाद हो चुकी थी। एक टाइम था दोस्त वियतनाम के ऊपर, एक टाइम चल रहा था जब वियतनाम थाईलैंड से चावल का कॉम्पिटिटर था, बड़ी मात्रा में चावल का उत्पादन करता था। एक टाइम था दोस्त जब यही वियतनाम ब्राज़ील से कॉफ़ी का कॉम्पिटिटर था, बड़ी मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन करता था वियतनाम है, जबकि ब्राज़ील भी करता है चावल, थाईलैंड भी करता है, लेकिन वियतनाम ने इतना तगड़ा अपना सिस्टम, इकोसिस्टम बना रखा था कि चावल की खेती, ब्राज़ीली के तो चावल की खेती में और कॉफ़ी की खेती में अपना नाम रोशन कर रखा था। दुनिया भर के कंट्री में भाई एक्सपोर्ट किया करता था, इकोनॉमी सही चल रही थी, लेकिन उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरीके से वॉर चाहे कोई सा भी हो दुनिया के अंदर, इस वॉर से सभी को सीख मिली, सभी लोगों को ये पता चला नहीं, जब एक तगड़ा डिटर्मिनेशन होना, क्या था वियतनामी के पास, खाने तक तो खाना नहीं था, रोटी कपड़ा मकान के सिवाय क्या था इनके पास यार। ये भी इनको नसीब सही से नहीं हो पाता, 2 वक्त के रोटी के लिए तरसते थे यहाँ पे लोग। गरीबी बड़ी भयंकर थी, महामारी तगड़ी चल रही थी दोस्तों। नॉर्थ और साउथ का गहरा युद्ध नहीं था ये तो एक प्रतिष्ठा, मान सम्मान की बात थी जो इन वियतनामियों ने अमेरिका, फ्रांस और जापान से लड़ कर ली। बात करते हैं अब निष्कर्ष के कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस वियतनाम वॉर के बाद अमेरिका की हार ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि पैसे, धन दौलत, बड़ी बड़ी सुपर पावर, इकोनॉमी बड़ी पावर, ये सब कुछ भी नहीं है, धैर्य रह जाते हैं जब एक देश के अंदर रहने वाले लोगों की एकता, उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी दृढ़ इच्छा अच्छे को हरा देती है। दोस्त इससे ये साबित हो गया कि बड़े बड़े सुपर पावर्स क्या कर लेंगे जब उस कंट्री के अंदर बड़ी एकता है। दोस्त दुनिया को इसे सीखने को मिला। बड़ी बड़ी इकोनॉमी के नाम पे, परमाणु बम के नाम पे अमेरिका बहुत अपनी दादागिरी दिखाता था, लेकिन क्या हुआ, आखिर अंत में अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा। पहली बार ऐसा हुआ था, पहली बार, फर्स्ट टाइम जब किसी सुपर पावर को वियतनाम ने हराया। और आगे चल के दोस्त जब साउथ और नॉर्थ वियतनाम एक हुए तो उन्होंने सोवियत यूनियन दैट मीन्स सोशलिज्म को एडॉप्ट कर लिया और एक साम्यवादी कंट्री बन गया। अमेरिका जो चाहता नहीं था वही हुआ, एक साम्यवादी कंट्री बन गया वियतनाम। दोस्त इस तरीके से वियतनाम से पूरी दुनिया ने सीख भी लिया और प्रोत्साहित हुए, मोटिवेट हुए। वियतनाम जब ऐसा कर सकता है तो तमाम जो गुलाम कंट्री वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती। तमाम अफ्रीकन कंट्री में भी दोस्त ऐसा हुआ, पहल से भी बहुत सीख लिया था इस वियतनामी कंट्री से। तो इससे 2-4 बातें दोस्त स्पष्ट है यार
कि अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है और रिसोर्स के बहाने से आप बैठ जाओ कि नहीं यार ये हमसे तो हो ही नहीं सकता, रिसोर्स ही नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। गोरिल्ला वॉर किया ना वियतनामियों ने, दुनिया को सीख भी मिली। गोरिल्ला वॉर नामक कोई वॉर दुनिया को पता भी नहीं था, वियतनामियों ने बताई। तो आज इस दुनिया के अंदर वियतनाम से दोस्त हमारे रिश्ते तो बहुत बेहतर इंडिया के रिश्ते और बहुत अच्छे चल रहे हैं। हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी रहा है वियतनाम, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वियतनाम का संघर्ष पूरी दुनिया को एक लेसन बताता है कि किस तरीके से हम अपनी इच्छा शक्ति से सामने वालों को घुटने के बल टिकवा सकते हैं। आइए दोस्त मिलकर इस वीडियो को शेयर करते हैं। बड़ी मेहनत लगी दोस्त मेरे को इस वीडियो को बनाने में, एक एक टॉपिक मैंने आपके पूरे सीधे खोपड़े में डाला है। उम्मीद करता हूं दोस्त ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाना। अगर ऐसी पावरफुल वीडियोस और देखना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही दोस्त और वीडियो लाकर आपको देने वाला हूँ। इससे पहले मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, रशियन रेवोल्यूशन पे वीडियोस दोस्त बना चुका हूँ, और भी तमाम वीडियो दोस्त नेशंस है, लीग ऑफ नेशंस की वीडियो, यूएनओ की वीडियो बनी हुई है। तमाम टॉपिक्स की वीडियो दोस्त देखना चाहते हो तो प्लीज़ आज ही सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को सब जगह शेयर करें। मैं चाहता हूँ इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स आए ताकि मेरे दिल को सुकून मिले, और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए है वियतनाम के साथ दोस्त थोड़ी मैं भी मोटिवेट हूँ और अपनी जो इंटरनल पावर इसको जगाऊँ, आपके लिए रात रात वीडियोस बनाऊँ, आपको कुछ बताऊँ कि ये है कुछ गाथा है जो आपको सुनाना है। एक बार फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना है। दोस्त मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।